एपिसोड 21-30। अध्याय 21। संत कादियोन अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंच गया था, ये देखकर कादिलियांग को थोड़ा अफसोस हुआ। लेकिन फिर भी वह तुरंत हरकत में आया और जियान चेन पर एक जोरदार लात मारी। पलक झपकते ही जियान चेन की जवाबी कार्रवाई के बिना ही 10 चालें बीत गईं और कादिलियांग की हर चाल को आसानी से चकमा दे दिया गया। लेकिन बाकी सभी लोगों के लिए जियान चेन बड़ी मुश्किल से हर चाल को चकमा दे रहा था, जिससे चांग्यांगभू समेत सभी दर्शक चिंता में पसीने से तरबतर हो गए। कादिलियांग के हमले काफी तेज और जबरदस्त थे, लेकिन उसके 10 वारों में से एक भी वार जियान चेन के कपड़ों को छू तक नहीं पाया। एक भी वार न कर पाने के कारण कादिलियांग का गुस्सा अविश्वसनीय रूप से बढ़ गया था। आखिरकार कादिलियांग की मुट्ठी रोकने के लिए मुट्ठी उठाते हुए जियान चेन बोला, 10 चालें बीत चुकी हैं, अब मेरी बारी है। जवाब का इंतजार किए बिना उसने कादिलियांग पर एक जोरदार लात मारी। उसके पैर की गति बहुत तेज थी, कादिलियांग के पास बचने का भी समय नहीं था। जब तक उसने अपना हाथ ऊपर उठाकर रोकने की कोशिश की, तब तक जियान चेन का पैर कादिलियांग की छाती से टकरा चुका था। डैंग डैंग डैंग, जियान चेन के पैर के जोर से कादिलियांग लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़ा। जैसे ही उसने खुद को संभाला, कादिलियांग ने जियान चेन को अचंभित दृष्टि से देखा। हालांकि जियान चेन सिर्फ 8वीं संशक्ति परत पर था, जियान चेन की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कादिलियांग सहन कर पाता। प्रतियोगिता के दौरान पिछली लड़ाई में कादिलियांग ने जियान चेन के साथ कभी भी मुक्का नहीं मारा था, इसलिए उसे जियान चेन की ताकत का सही अंदाजा कभी नहीं हुआ। इस लड़ाई से पहले कादिलियांग को यह एहसास नहीं हुआ था कि जियान चेन दिखने में जितना ताकतवर है, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। दरअसल अभी अभी लगी किक की ताकत के आधार पर कादिलियांग को शक होने लगा था कि जियान चेन सिर्फ 8वीं सेंट फोर्स लेयर पर है। शायद जियान चेन भी इस लड़ाई को जल्दी से खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसने कादिलियांग को हौंफने का भी समय नहीं दिया और जल्दी से अपनी मुट्ठी कादिलियांग की नाक पर दे मारी। कादिलियांग का चेहरा कठोर हो गया जब वह वापस खड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर जियान चेन की मुट्ठी के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, इससे पहले कि वह जियान चेन के सिर पर अपनी मुट्ठी मारने की कोशिश करता। जियान चेन ने ठंडी हंसी, फिर अपने हाथ से मुट्ठी बंद कर ली। दूसरे हाथ से कादिलियांग का कंधा पकड़कर वह घोड़े की मुद्रा में आ गया और अपने दाहिने हाथ से उसे जकड़ लिया। कसकर पकड़ते हुए उसने थोड़ा जोर लगाया और कादिलियांग को उड़ा दिया। अपने पिछले जन्म में जियान चेन ने मंगोलों से कुश्ती के गुर सीखे थे, इसलिए वह उसमें काफी निपुण था। उसने कई बार इसका इस्तेमाल किया था और इसमें इतना अनुभव प्राप्त किया था कि यह उसकी स्मृति में बस गया था। जियान चेन ने सिर्फ तलवारबाजी के अलावा और भी कई कौशल सीखे थे और वह हर उस चीज में काफी निपुण था जिस पर वह अपना मन लगाता था। जियान चेन की बदौलत कादिलियांग का शरीर मानो पंख जैसा हो गया था जब वह हवा में उड़ रहा था। वह 4-5 मीटर हवा में उड़ने के बाद आखिरकार अखाड़े में वापस गिर पड़ा। ओह, उसने जियान चेन को कमजोर देखा था, लेकिन किसी तरह जियान चेन ने अपने नाजुक शरीर के साथ ऐसा कारनामा कर दिखाया था। इसी तरह अखाड़े में मौजूद दर्शक भी हैरानी से हौंफने लगे और जियान चेन के बारे में अपनी राय पर पुनर्विचार करने लगे। दोनों को इस तरह लड़ते देखकर उन्हें लगा कि भविष्य में कोई भी जियान चेन को कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। कादियुन और कादिक्यूली दोनों के चेहरे धीरे धीरे काफी बदसूरत होते गए। हालात उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बदतर थे। हेंग चांग्यांग जियान तियान, तुम वास्तव में थोड़े कुशल हो, कादियुन ने धीमी आवाज में गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। कादिलियांग उदास चेहरे के साथ रिंग में दयनीय भाव से खड़ा हो गया। उसने जहर भरी निगाहों से जियान चेन की आंखों में देखा। आह, कादिलियांग दहाड़ा, अपनी 9वीं स्तर की संशक्ति की सारी शक्ति अपनी दोनों हथेलियों के बीच में केंद्रित करते हुए वह तेजी से जियान चेन की ओर बढ़ा, अपनी दोनों बाहें जियान चेन की छाती पर दबाते हुए, और हमला कर दिया। जियान चेन ने उपहास किया और जैसे ही उसने अपनी सारी संशक्ति अपनी हथेलियों पर एकत्रित की, उसने अचानक अपने हाथों को कादिलियांग की ओर फेंक दिया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों हाथों के बीच टक्कर हो गई। पेंग, जैसे ही आवाज गूंजती हुई बाहर आई, जियान चेन और कादिलियांग एक गतिरोध में फंस गए। उनकी मुठियां एक दूसरे से इतनी जोर से टकराई कि एक छोटी सी शॉकवेव ने दोनों को पीछे धकेल दिया। जियान चेन यही नहीं रुका, झटके से बचने के लिए उसने कुशलता से अपनी चालें बदली और उसके पैर लड़खड़ाने लगे। तेजी से पीछे हटते कादिलियांग को देखते हुए जियान चेन तुरंत आगे बढ़ा और जमीन से उछल पड़ा। उसके दोनों पैर कादिलियांग पर जोर से लात मारने लगे। इससे पहले कि कादिलियांग संभल पाते, वे हमले को रोक नहीं पाए। जियान चेन ने उनके पेट में लात मारी। कादिलियांग एक बार फिर उछल पड़े। उफ, जमीन पर गिरते ही कादिलियांग का चेहरा दर्द से सफेद पड़ गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसे भारी चोट लगनी शुरू हो गई थी। छोटा भाई, बड़े भाई, कादियुन और कादिक्यूली दौड़कर जमीन पर पड़े कादिलियांग के पास पहुंचे। उसे उठाकर उन्होंने मुंह बनाया और चिंता से उसकी ओर देखा, क्योंकि उन्होंने कादिलियांग के मुंह के कोने से खून की हल्की सी धार देखी। छोटे भाई, क्या तुम ठीक हो? कादियुन ने पूछा। उसका चेहरा देखने में थोड़ा भद्दा लग रहा था। हालांकि पिछली बार से स्थिति अलग थी, क्योंकि कादिलियांग जियान चेन के साथ पहले मुकाबले में लापरवाह रहे थे। हालांकि दूसरी बार स्थिति अलग थी। इस बार कादिलियांग अपनी पूरी ताकत से जियान चेन से लड़ रहे थे, जो कि 9वीं सेंट फोर्स लेयर के 80% छात्रों से ज्यादा थी। बड़े भाई, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको गंभीर चोट लगी है? कादिक्यूली ने चिंता भरी आवाज में पूछा। कादिलियांग को उसके दोनों भाई बहनों ने सहारा देकर खड़ा किया। उसने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, बड़े भाई, तीसरी बहन, मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे बस मामूली चोटें आई हैं। लेकिन ऐसा कहते हुए भी उसके दोनों भाई बहनों को उसकी आवाज में थोड़ी कमजोरी का एहसास हुआ। कादिलियांग का पीला चेहरा देखकर कादियुन क्रोधित हो गया। ऊंचे स्वर में खड़े जियान चेन की ओर देखते हुए वह गुर्राया, तीसरी बहन, तुम दूसरे भाई का ख्याल रखना। मैं उस घमंडी बदमाश को सबक सिखाऊंगा। अपने भाई बहनों को छोड़कर वह उसका सामना करने के लिए अखाड़े में चला गया।
बड़े भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। कादी लियांग और कादी कियूली ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वे समय पर उस तक नहीं पहुंच पाए। दोनों भाई बहनों ने गहरी सांस ली। अब कादी यून जीते या हारे, अकादमी में कादी वंश की कुछ प्रतिष्ठा तो जाएगी ही। ये शुरू में एक निष्पक्ष लड़ाई थी, इसलिए अगर वे हार भी जाते तो उन्हें अपनी थोड़ी सी इज्जत गंवाने के अलावा कोई और नकारात्मक असर नहीं पड़ता। लेकिन अब जब कादी यून लड़ने वाला था तो स्थिति अलग थी। अगर किसी नए छात्र को अकादमी में दाखिल होते ही कुछ सीनियर्स द्वारा तंग किए जाने की खबर पूरी अकादमी में फैल जाती तो पूरी अकादमी में उन तीनों भाई बहनों का मजाक उड़ाया जाता। जियान चेन ने कादी यून को घूरते हुए कहा, क्या तुम यहाँ अपने भाई का बदला लेने आए हो? जियान चेन को गुस्से से घूरते हुए उसने कहा, चांग्यान जियान तियान, तुम वाकई बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुमने मेरे भाई को घायल कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से बिना नुकसान पहुंचाए नहीं जाने दूंगा। मंच के चारों ओर खड़े लोगों ने उसकी बात सुनकर माथे पर बल डाल दिए। कादी यून के बारे में उनकी राय अब बदल गई थी। कादी यून, इसका क्या मतलब है? क्या तुम चांग्यान कबीले को तब तक धमकाने की योजना बना रहे हो जब तक कोई बचा ही न रहे? एक गहरी आवाज़ सुनाई दी जब एक और व्यक्ति अखाड़े में आया। पीछे मुड़कर जियान चेन को राहत मिली जब उसने देखा कि यह उसका बड़ा भाई चांग्यान भू था। चांग्यान भू ने कादी यून को गौर से देखा। कादी यून, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। अपने भाई की बात सुनते ही जियान चेन को अपने शरीर में गर्माहट की लहर महसूस हुई। बड़े भाई, आपको वापस नीचे जाना चाहिए, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। चांग्यान भू ने जवाब में सिर हिलाया। नहीं चौथे भाई, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें ही सिर झुकाना चाहिए। कादी यून की ताकत बहुत पहले ही संत शक्ति के शिखर पर पहुंच चुकी है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अपने बड़े भाई से मदद मांगो। इन शब्दों से थोड़ा हिचकिचाते हुए जियान चेन ने सिर हिलाया, तो बड़े भाई कृपया सावधान रहें। ये कहकर जियान चेन अखाड़े से बाहर चला गया। कादी यून ने जियान चेन को अखाड़े से बाहर निकलते देख तिरस्कार से कहा, चांग्यान भू, तुम बस मुसीबत को बुलावा दे रहे हो, इसलिए जो कुछ भी होता है उसके लिए मुझे दोष मत दो। आप ये बात बहुत जल्दी कह रहे हैं। विजेता कौन होगा और हारने वाला कौन होगा, ये अभी तय नहीं है। चांग्यान भू ने जवाब दिया। वह और कादी यून बहुत पहले ही 10वीं संत शक्ति परत के शिखर पर पहुंच चुके थे, इसलिए अगर कादी यून ने अपनी संत शक्ति को संत हथियार में संघनित नहीं किया होता तो उनकी ताकतें बराबर होती। चांग्यान भू के चेहरे पर तिरस्कार के भाव देखकर कादी यून के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण भाव उभर आया। जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, ऊर्जा की एक विशाल सुनहरे रंग की धारा उसके दाहिने हाथ पर केंद्रित होने लगी और एक विशाल सुनहरी तलवार में परिवर्तित हो गई। सुनहरी तलवार काफी बड़ी थी, लगभग 5 फुट लंबी और एक हथेली जितनी चौड़ी। मूठ की लंबाई से अंदाजा लगाया जा सकता था कि तलवार को दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए था। कादी यून को दोनों हाथों से तलवार पकड़े देख जियान चेन की भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। उसने चांग्यान हवेली में संत शस्त्रों के बारे में पढ़ा था। वह आसानी से समझ सकता था कि यह कादी यून का संत शस्त्र था और यह पहला संत शस्त्र भी था जिसे जियान चेन ने इस नई दुनिया में आने के बाद से देखा था। वह बहुत पहले ही समझ गया था कि संत शस्त्र किसी की संत शक्ति का संक्षिप्त रूप होता है, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखकर जियान चेन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये सोचना कि संत शक्ति को इस तरह संक्षिप्त किया जा सकता है लगभग एक कल्पना जैसा था। इससे जियान चेन बेहद उत्साहित हो गया। जैसे ही सोने की 2 हाथ वाली तलवार प्रकट हुई, सभी लोग आश्चर्य और प्रशंसा से चिल्ला उठे। एक संत हथियार, उसने वास्तव में एक को संघनित किया, तो वह पहले ही संत स्तर तक पहुंच चुका है। कादी यून संत बन गया। चांग्यान भू अब मुसीबत में होगा। 10वीं परत के शिखर से संतत्व तक की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे पार करना बहुत कठिन था। कारगत अकादमी में अधिकांश वरिष्ठ लोग 10वीं संत शक्ति परत के शिखर पर पहुंच चुके थे, लेकिन अपनी संत शक्ति को संत शस्त्रों में संघनित नहीं कर पा रहे थे। अगर किसी में सामान्य व्यक्ति से बेहतर प्रतिभा नहीं थी तो उसके लिए सफलता प्राप्त करना बेहद मुश्किल होता। तियान युआन महाद्वीप में कई अभ्यासियों को संत बनने में असमर्थ जीवन के अंत तक 10वीं परत पर अटके रहना कोई असामान्य बात नहीं थी। इससे ये देखा जा सकता था कि सफलतापूर्वक संत बनना वास्तव में एक कठिन उपलब्धि थी। इसके अलावा एक बार जब कोई संत बन जाता है तो उसकी शक्ति में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। संत शस्त्र किसी का एकमात्र हथियार नहीं होता, वह अपनी भावनाओं का इस्तेमाल अपनी क्षमताओं को सीधे तौर पर बढ़ाने के लिए कर सकता है ताकि वह अपनी मूल शक्ति से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हमले कर सके। कादी यून की सुनहरी तलवार को देखकर चांग्यान भू का चेहरा बेहद भद्दा हो गया। अब जबकि कादी यून के पास एक संत अस्त्र था, उसकी शक्ति स्वर्ग को उलट सकती थी। 10वीं संत शक्ति परत के शिखर पर बैठा कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। बड़े भाई ने सचमुच एक संत हथियार को संघनित कर दिया। अखाड़े के नीचे कादी कियूली को सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने कादी यून को अपने संत हथियार को इधर उधर लहराते हुए देखा। कादी लियांग के चेहरे पर ईर्ष्या का भाव था जब वह संत अस्त्र को घूर रहा था, लेकिन उसे भी सुखद आश्चर्य हुआ। दोनों भाई बहनों को अब तक इस बात का एहसास नहीं था कि उनका सबसे बड़ा भाई संत स्तर तक पहुंच गया है। पवित्र अस्त्र धारण करते ही कादी यून का आत्मविश्वास अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया। जैसे जैसे चांग्यान भू का चेहरा गहरा होता गया, कादी यून का चेहरा और भी घमंडी होता गया। कादी यून के हृदय में जो आनंद था वह अवर्णनीय था। हा, चांग्यान भू, अब डर गए हो? अगर तुम 3 बार जमीन पर घुटने टेक कर प्रणाम करो और मुझे अपना बड़ा कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर नहीं किया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि नतीजा क्या होगा। कादी यून पागलों की तरह हंसा, उसका लहजा बहुत ही क्रूर था। कादी यून की मांगे सुनकर चांग्यान भू का चेहरा पीला पड़ गया। गरजते हुए उसने जवाब दिया, कादी यून, सपने देखते रहो, भले ही तुम अब संत बन जाओ, मैं चांग्यान भू तुमसे कभी नहीं डरूंगा। कादी यून ने अहंकार से चांग्यान भू को देखा और सहजता से कहा, चांग्यान भू, फिर तुम मुझसे लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे?
चांगयांगहू ने गुस्से से कादी युन को देखा, उसकी आंखों में रोष झलक रहा था। चांगयांगहू, आपकी तलवार। उसी समय अखाड़े के नीचे दर्शकों के बीच से एक तलवार उड़ती हुई बाहर आए। चांगयांगहू ने मुद्रा में बैठते हुए लोहे की तलवार पकड़ ली। तलवार बिल्कुल भी हल्की नहीं थी, बल्कि काफी लंबी थी। चांदी जैसी सफेद तलवार रोशनी में चारों दिशाओं में चमक रही थी, और रंग के अलावा कादी युन की तलवार और चांगयांगहू की तलवार में ज्यादा फर्क नहीं था। अध्याय 22, लड़ाई कादी युन। तलवार हाथ में लिए चांगयांगहू का साहस बढ़ गया, हालांकि उसे पता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक संत है जिसके पास एक संत शस्त्र है। हालांकि कम से कम उसे कुछ और शक्ति तो मिल ही गई थी। चांगयांगहू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक साधारण लोहे की तलवार से मुझसे मुकाबला कर पाओगे? बस यूं ही सोच रहा हूं। अभी मैं तुम्हें एक संत की शक्ति दिखाता हूं। इसके बाद कादी युन अपनी दोहरी तलवार लिए तेजी से चांगयांगहू की ओर बढ़ा, मानो वह बिल्कुल भी भारी न हो। उसने चांगयांगहू पर अपनी तलवार इतनी तेजी से घुमाई कि जैसे ही तलवार हवा में घूमी, हवा में सीटी बज उठी। चांगयांगहू का ध्यान कादी युन के पवित्र अस्त्र पर पूरी तरह केंद्रित था। तलवार का वार होने से पहले ही वह तेजी से पीछे हट गया, लेकिन तलवार बाल बाल बच गई और सिर्फ उसके कपड़ों पर लगी। तलवार के कपड़ों को चीरते हुए उसके कपड़ों के कुछ रेशे हवा में उड़ गए। संत बनने के बाद कादी युन की शक्ति पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई, और उसकी तुलना चांगयांगहू की शक्ति से नहीं की जा सकती थी, जो 10वीं संत शक्ति स्तर पर थी। पहले ही वार में चांगयांगहू को पता चल गया कि वह कितने खतरे में है। हाँ, एक और वार के बीच में कादी युन ने बीच में ही जरा भी संकोच नहीं किया। जैसे जैसे वह चांगयांगहू के और करीब पहुंचता गया, उसके पूरे शरीर से एक बेहद तेज क्यूई निकलने लगी जो चांगयांगहू पर हावी हो गई। एक वार करते हुए कादी युन ने अपनी सुनहरी तलवार से एक बार फिर चांगयांगहू को काटने की कोशिश की। ये देखते हुए कि महान तलवार कितनी शक्तिशाली थी, चांगयांगहू वार को रोक नहीं सका, क्योंकि उसके हाथ में लोहे की तलवार संत हथियार के शक्तिशाली बल का सामना करने में सक्षम नहीं थी। महान तलवार बेहद तेज थी, और चांगयांगहू की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज। अपने सिर के पास विशाल तलवार को महसूस करते हुए चांगयांगहू ने बिना किसी हिचकिचाहट के झुककर उससे दूर लुढ़क गया। इस समय वह लड़ाई की तीव्रता का सामना करने में असमर्थ था। टकराना। चांगयांगहू के लुढ़कते ही कादी युन की तलवार उस जगह धंस गई जहां चांगयांगहू कभी खड़ा था। तलवार में मौजूद ऊर्जा के प्रबल संकेंद्रण ने अखाड़े की जमीन में एक गहरी दरार छोड़ दी, जबकि छोटी छोटी दरारें चारों दिशाओं में मूल प्रभाव क्षेत्र से कम 1 मीटर दूर तक फैलने लगीं। जब कादी युन उसके हमले से उबरने की कोशिश कर रहा था, तो चांगयांगहू ने अवसर का फायदा उठाया और कादी युन पर अपनी तलवार चला दी। कादी युन ने हाथ हिलाते हुए तिरस्कार से खर्राटे लिए। उसके हाथों में मौजूद पवित्र अस्त्र एक शानदार रोशनी बिखेरने लगा जैसे ही वह उसके हाथों में वापस आया और चांगयांगहू की लोहे की तलवार से टकराया। लोहे की तलवार और सुनहरी तलवार के टकराने से पहले पूरे अखाड़े में एक तेज और कर्कश ध्वनि गूंज उठी, और फिर वह पीछे की ओर उड़ गई। टक्कर के बाद तलवार चांगयांगहू के हाथों से छूट गई थी, जिससे चांगयांगहू असहाय हो गया था। तलवार ने किसी तरह उसे नुकसान पहुंचाया था, इसलिए उसके मुंह से खून टपक रहा था। तुरंत कादी युन का पैर उछलकर चांगयांगहू की छाती से टकराया। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह चांगयांगहू जैसे ताकतवर इंसान को भी पीछे की ओर उछालकर अखाड़े से बाहर फेंक सकती थी। जैसे ही वह हवा में उड़ा, उसके मुंह से खून की धार बहने लगी और झटके से उसका चेहरा पीला पड़ गया। बड़े भाई, जियान चेन चिल्लाया, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वह तुरंत चांगयांगहू की ओर दौड़ा और हवा में उछल पड़ा। जब सब लोग चांगयांगहू को हवा में उछलते हुए देख रहे थे, तब जियान चेन पहले ही हरकत में आ गया था। जैसे ही चांगयांगहू जमीन से टकराने वाला था, जियान चेन बगल से निकला और टक्कर से पहले ही उसे पकड़ लिया। जमीन पर गिरते ही चांगयांगहू जोर जोर से खांसने लगा, जिससे उसके मुंह से खून की बूंदें निकलने लगीं। एक संत की शक्ति उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा मजबूत होती है जो उसी स्तर तक नहीं पहुंच पाया। ये बात चांगयांगहू के लिए भी सच थी, जो 10वीं परत के शिखर पर था। इसलिए उसे गंभीर आंतरिक चोटें लगी थीं। बड़े भाई, क्या आपकी चोटें गंभीर हैं? जियान चेन ने अपने अंदर के गुस्से को दबाने की कोशिश की और चिंता से अपने भाई की ओर देखा। चांगयांगहू ने गुस्से से सिर हिलाया और अखाड़े में घमंडी कादी युन पर ध्यान केंद्रित किया। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि संत अस्त्र से संत स्तर तक पहुंचने के बाद कादी युन की ताकत इतनी प्रबल होगी। फिलहाल तुम्हारा बड़ा भाई अब उसका मुकाबला नहीं कर सकता। चांगयांगहू गुर्राया, उसका गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। मुझे माफ करना बड़े भाई, मैं ही वो था जिसने आपको इसमें फंसाया। चोटों के कारण चांगयांगहू के पीले पड़ चुके सफेद चेहरे को देखकर जियान चेन को अपने दिल में सच्चा अपराध बोध हुआ। ये शब्द सुनकर चांगयांगहू ने पलटकर जियान चेन की ओर देखा। उसने भौहें सिकोड़ते हुए गुस्से से कहा, चौथे भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझे अपना बड़ा भाई नहीं मानते? उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने बेबस होकर आह भरी, दुर्भाग्य की बात है, तुम्हारा बड़ा भाई बिल्कुल बेकार है। अब तक मैं संत स्तर तक नहीं पहुंच पाया हूं, वरना कादी युन मेरे लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होता। चांगयांगहू के शब्दों ने जियान चेन का दिल दहला दिया। उसने कादी युन की ओर सिर झुकाया और एक पल के लिए उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं, फिर गायब हो गईं। हालांकि उसकी आंखों का तिरस्कार कम नहीं हुआ और उसने तुरंत भावशून्य होकर कहा, बड़े भाई, आप एक पल आराम कर लीजिए, मैं आपका बदला जरूर लूंगा। इतना कहकर जियान चेन अखाड़े की ओर बढ़ने लगा। ये सुनते ही चांगयांगहू का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने जियान चेन को खींचते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। चौथे भाई, तुम कादी युन के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो, मत जाओ। जियान चेन ने क्षमाप्रार्थी मुस्कान दी और कहा, बड़े भाई, कृपया मुझ पर विश्वास रखें। उसके चेहरे पर दृढ़ विश्वास झलक रहा था और उसने चांगयांगहू की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया और अखाड़े में कूद गया। हे भगवान, वह क्या योजना बना रहा है? लगता है वो कादी युन को चुनौती देना चाहता है। हे भगवान, वो पागल हो गया है। वह सिर्फ 8वीं संत शक्ति परत पर है।
ये सोचना कि वह कादी यून जैसे संत को चुनौती देना चाहता है, वह सिर्फ मुसीबत मोल ले रहा है। जैसे ही जियान चेन ने अखाड़े में छलांग लगाई, उनके चारों ओर बैठे दर्शक डर के मारे चिल्ला उठे। किसी को भी विश्वास नहीं था कि जियान चेन कादी यून जैसे संत के लिए उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी होगा। वह सचमुच बहुत जिद्दी है। कादी यून एक संत है जिसने अभी अभी 10वीं परत के शिखर पर बैठे व्यक्ति को हराया है। वह ऐसे व्यक्ति से कैसे जीतेगा? अखाड़े के नीचे लाइब्रेरी में जियान चेन के बगल में बैठी लड़की उसे अखाड़े में आते देख बुदबुदाई। उसका पूरा चेहरा चिंता से भर गया था। कादी यून ने जियान चेन को एक भावशून्य नज़र से उछलते हुए देखा, लेकिन उसने जल्दी से अपनी बुद्धि वापस पा ली और हंसते हुए बोला, क्या हुआ चांग्यांग जियांग तियान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? कादी यून ने कभी नहीं सोचा था कि जियान चेन एक योग्य प्रतिद्वंद्वी होगा। आखिरकार वह पहले से ही एक शक्तिशाली संत था। जियान चेन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्या ये सोचना गलत है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? कादी यून स्तब्ध होकर जियान चेन की ओर देखते हुए बुरी तरह हंसने लगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। इस समय कादी यून जियान चेन को नीचा दिखाने का सबसे अच्छा तरीका सोच रहा था, क्योंकि जियान चेन ने उसकी सुंदर छोटी बहन कादी क्यूली को नए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान सबके सामने अपमानित किया था। इस वजह से कादी यून और कादी लियांग दोनों को ही नफरत हो गई थी, क्योंकि वे दोनों अपनी बहन से बेहद प्यार करते थे। जियान चेन को कोई जल्दी नहीं थी। वह चांग्यांग हू की तलवार के पास गया। जैसे ही उसने तलवार को अपने हाथों पर तौला, जियान चेन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। तलवार का वजन 100 पाउंड से ज्यादा नहीं था, लेकिन लगभग उसके बराबर ही था। अगर जियान चेन 8वें संत बल स्तर पर न होता तो वह तलवार उठाकर इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। अपने पिछले जन्म में जियान चेन अक्सर 2 अंगुल चौड़ी धार वाली तलवार का इस्तेमाल करता था। उस तलवार के साथ उसने अपनी तलवारबाजी को उस स्तर तक पहुंचा दिया था जिसके लिए वह प्रसिद्ध था। हालांकि इस 2 हाथ वाली तलवार के साथ जियान चेन को ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधा हुआ हो, क्योंकि यह बहुत भारी थी। वह अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और तलवार को आसानी से घुमाने के लिए ही उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो रही थी। यह अफसोस की बात थी कि इस तलवार के अलावा आसपास कोई और तलवार नहीं थी। थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ जियान चेन ने विशाल तलवार को छोड़कर कादी यून से नंगे हाथों लड़ने का फैसला किया। इस तरह कम से कम उसे गति और फुर्ती में बढ़त तो मिलेगी। अखाड़े के केंद्र में पहुंचकर जियान चेन ने भावशून्य चेहरे से कादी यून को देखा और अपनी मुठ्ठियां तान दी। आप पहला कदम उठाएं, मैं आपके खिलाफ नंगे हाथों से लड़ूंगा। कादी यून का चेहरा सिकुड़ गया। साफ था कि जियान चेन नंगे हाथों से लड़कर उसे नीचा दिखा रहा था। एक 8वीं संत शक्ति स्तर के साधक का बिना किसी हथियार के एक संत के विरुद्ध लड़ना, जबकि संत के पास एक संत शस्त्र था, संत के प्रति घोर अपमान का प्रदर्शन था। कादी यून की आंखें ठंडी पड़ गईं और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चांग्यांग जियांग तियान, तुम बहुत घमंडी हो। उसके हाथ में पकड़ी सुनहरी तलवार धीरे धीरे हवा में गायब होने लगी। मान लो कि मैंने तुम्हें धमकाया नहीं। आओ, मैं बिना हथियार के भी तुमसे लड़ूंगा। ये सुनकर जियान चेन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। बिना कुछ कहे वह कादी यून की ओर दौड़ा और अपनी शक्ति को और बढ़ाते हुए कादी यून के सिर पर मुक्का मारा, जिससे हवा में एक तेज सीटी की आवाज आई। कादी यून ने पहले वाले को उबे हुए भाव से देखा, फिर अपनी मुट्ठियों से वार का जवाब दिया। दोनों मुट्ठियां टकराईं और कादी यून की मुट्ठी से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। केवल संतत्व प्राप्त करने वाले ही अपनी संत शक्ति को इस तरह साकार कर पाते हैं। जिस क्षण दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं, जियान चेन की मुट्ठी अचानक फैलकर खुली हथेली बन गई। उसके हाथ ने झटके को इतना झेल लिया कि वार स्पंज की तरह मुलायम हो गया और उसने ताइजी क्वान का इस्तेमाल करके कादी यून की मुट्ठी को जबरदस्ती अपने से आगे निकलने पर मजबूर कर दिया। जियान चेन ने कादी यून की बाह को मोड़ा और वह अजीब सी स्थिति में ऊपर की ओर झुक गई। पल भर में कादी यून की मुट्ठी की ताकत खत्म हो गई और जियान चेन ने अपना दूसरा हाथ कादी यून की बाह के जोड़ पर काटने के लिए बढ़ाया। कच, हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी जब जियान चेन ने कादी यून की बाह को जोर से काट डाला। कादी यून ने एक दबी हुई और दर्द भरी चीख निकाली और उसकी बाह का दर्द उसके दिमाग में दर्ज हो गया, जिससे उसका चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ गया। कादी यून का हाथ उखड़ने के तुरंत बाद जियान चेन ने हिलना बंद नहीं किया। उसने अपनी दोनों बाहों से कादी यून का पूरा हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से मोड़ दिया। इस समय तक कादी यून चीखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने जंगली सुअर जैसी दर्द भरी चीख निकाली। उसे लगा जैसे उसका पूरा हाथ ही टूट गया हो। बचपन से लेकर अब तक उसे इतना दर्द कभी नहीं सहना पड़ा था और इतने कम समय में ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसके पूरे माथे से पसीना टपकने लगा। ऐसी वीरान मगर दयनीय चीख सुनकर मैच के दौरान जो लोग बकबक कर रहे थे वे सब एकदम खामोश हो गए। सब लोग जियान चेन को अकल्पनीय घटना घटते देख आश्चर्य से देखते रहे। ये स्थिति बिल्कुल उस चीज के विपरीत थी जिसकी सभी को उम्मीद थी। चौथा भाई कब से इतना अद्भुत हो गया? इसे देखते हुए कादी यून को चांग्यांग जियांग तियान के हाथों जरूर बहुत नुकसान होगा। हालांकि अगर कादी यून अपने संत अस्त्र का इस्तेमाल नहीं भी करता तो भी वह एक संत ही है। उसकी शक्ति निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा है। चांग्यांग हू ने स्तब्ध भाव से मैच देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया। अध्याय 23, कौशल के कारण लोकप्रिय बनना। जिस क्षण कादी यून को दर्द महसूस हुआ उसने अपना दूसरा हाथ जियान चेन की बाहों पर घुमाया तथा अपना बायां पैर जियान चेन की कमर पर निशाना साधा। यद्यपि उसका एक हाथ बेकार था, फिर भी कादी यून आगे बढ़ने में सक्षम था। एक जवाबी हमला। इस भयावह दृश्य के बावजूद कादी यून को युद्धों का कुछ अनुभव था और उसने इस स्थिति से बचने की कोशिश की। अपनी आंखों के सामने हाथों और पैरों की तेज लहरें देखकर जियान चेन को एहसास हुआ कि वह सीधे हमलों का सामना नहीं कर पाएगा। उसने लाचारी से कादी यून का हाथ छोड़ दिया और पीछे हटने के लिए प्रोफाउंड स्टेप्स का इस्तेमाल किया। वह कादी यून के हमले से बच निकलने में कामयाब रहा और उसकी पीठ के पास चक्कर लगाया और फिर अपनी सेंट फोर्स का इस्तेमाल करके कादी यून की पीठ पर हमला तेज कर दिया।
टेल नोट, प्रोफाउंड स्टेप्स का उल्लेख पहले चांगयांग हवेली में उनके कमरे में किया गया था। यह मूल रूप से उनकी तेजी से चलने की कहानी है। अपनी पीठ के पीछे तेज हवा का एहसास पाकर कादियुन ने एक पल भी देर नहीं की और एक तरफ छलांग लगाकर जियान चेन को चकमा दे दिया। हालांकि चकमा देते हुए भी कादियुन हैरान था। वह जहां भी जाता उसे हमेशा अपनी पीठ पर हवा का झोंका महसूस होता। वह जियान चेन की हरकतों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। पेंग, कादियुन जियान चेन का सामना करने में पूरी तरह असमर्थ था, जिसने अपने दोनों हाथों से कादियुन की पीठ पर जोरदार प्रहार किया, जिससे एक जोरदार तड़तड़ाहट की आवाज आई। इससे कादियुन 2 कदम आगे लड़खड़ाया, लेकिन चूंकि वह एक शक्तिशाली संत था, उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। हालांकि उसका चेहरा पहले ही पीला पड़ चुका था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जियान चेन ने एक ही जगह पर 2 बार मुक्कों से वार किया था। जियान चेन की ताकत 9वीं परत के शिखर पर ही मापी जा सकती थी, और कादियुन के उससे अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद उसे ही ज्यादा चोट लगी थी। उस समय उसे केवल क्यूई का उछाल और उसके शरीर में रक्त का प्रवाह महसूस हो रहा था। उसके अंग दर्द से चीख रहे थे। जैसे ही कादियुन ने खुद को संभाला, जियान चेन एक बार फिर उसकी पीठ पर पहुंच चुका था और उसने अपने दाहिने हाथ से उसकी पीठ पर एक बार फिर वार किया। हालांकि मुक्का इतनी तेज गति से चल रहा था कि वह पंख जितना हल्का लग रहा था, लेकिन असर बिल्कुल भी हल्का नहीं था। जो भी पहले जियान चेन से भिड़ चुका होगा, वह इस बात से सहमत होगा कि जियान चेन की ताकत दिखने से कहीं ज्यादा असाधारण थी। कादियुन अचानक पलटा, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसके जैसे ताकतवर इंसान को किसी ऐसे व्यक्ति से इतना कष्ट सहना पड़ा जो हर तरह से उससे कमजोर था। जियान चेन को नीचा दिखाने की उसकी साधारण योजना अब उतनी आसान नहीं रही जितनी उसने सोची थी। हाँ, कादियुन गुस्से से गुर्राया जैसे ही उसका हाथ उसकी संत शक्ति से सुनहरा चमकने लगा। संत शक्ति का विशाल सांद्रण उसके हाथ में समा गया जैसे ही उसने जियान चेन का सामना किया और उसे जियान चेन की छाती की ओर निशाना बनाया। जियान चेन को हल्के से मुक्के से हमला करते देख कादियुन ने सीधे उसका सामना करने की तैयारी की ताकि वह जियान चेन के पास जाकर खुद हमला कर सके। मैच का निर्णायक मोड़ तब आया जब दोनों पहलवानों के वार एक दूसरे पर पड़े। जियान चेन की हल्की और कमजोर मुट्ठी ने कादियुन की छाती पर चुपचाप वार किया। तुरंत ही कादियुन की मुट्ठी ने जियान चेन के शरीर पर वार करते हुए एक दबी हुई आवाज निकाली, जिससे अकादमी की वर्दी में एक छेद हो गया और एक कोमल गोरी त्वचा उभर आई, जिससे कई लड़कियां ईर्ष्या कर सकती थीं। लेकिन पलक झपकते ही कादियुन के वार से नीचे की त्वचा चोटों के ढेर में बदल गई। डैंग डैंग डैंग। कादियुन का वार झेलने के बाद जियान चेन का चेहरा दर्द से विकृत हो गया और उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। और इतनी जोरदार मार के साथ उसके पैरों से पीछे खिसकने से रोकने के लिए काफी नहीं थे, जब तक कि वह अखाड़े के किनारे से कुछ इंच दूर नहीं हो गया। इस समय अपने पीले पड़ते चेहरे के अलावा जियान चेन को कोई और समस्या नहीं दिख रही थी। हालांकि कादियुन ने अपने हमले को तेज करने के लिए अपनी संशक्ति का इस्तेमाल किया था। हालांकि जियान चेन केवल 8वीं परत पर था, क्योंकि वह युवावस्था से ही अपने शरीर को लगातार साधने के लिए अज़ुलिफ तलवार के नियम का उपयोग करता रहा था। उसने अपने शरीर के हर अंग और हिस्से को पूरी तरह से मजबूत कर लिया था। इसलिए हालांकि बाहर से जियान चेन का भौतिक शरीर काफी कमजोर लगता था, लेकिन प्रतिरोध करने और क्षति सहने की उसकी वास्तविक क्षमता किसी को भी चकित कर देगी। हालांकि कादियुन एक संत था, अपने संत अस्त्र का उपयोग किए बिना उसके नियमित हमले जियान चेन को गंभीर रूप से घायल नहीं कर पाते थे। ज्यादा से ज्यादा जियान चेन पर कुछ छोटे मोटे घाव ही होते थे। दूसरी ओर जब कादियुन उसी स्थान पर खड़ा था तो उसका चेहरा बहुत दर्द से सिकुड़ गया था और उसका शरीर दर्द से कांपने लगा था। इससे पहले जियान चेन की पंख जैसी हल्की मुट्ठी उसके पेट से टकराए और एक अजीब सी अनुभूति उसके अंदर स्थानांतरित हो गई। शक्ति बलपूर्वक उसके शरीर में प्रवेश कर गई और अचानक उसके भीतर विस्फोट हो गया, जिससे उसका आंतरिक शरीर दर्द से पागल हो गया। कादियुन का चेहरा अतुलनीय रूप से काला पड़ गया, क्योंकि उसने अपने शरीर के भीतर की पूरी संत शक्ति का इस्तेमाल उस शक्ति से लड़ने के लिए किया जो अंदर विद्रोह कर रही थी। चूंकि उसकी संत शक्ति जियान चेन से ज्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए उसके अंदर की विदेशी शक्ति जल्दी ही समाप्त हो गई, लेकिन नुकसान हो चुका था। इस समय कादियुन आंतरिक क्षति से भी जूझ रहा था। क्षति बहुत गंभीर नहीं थी, लेकिन अगर ये लंबे समय तक खींचती रही तो युद्ध में उसके प्रदर्शन पर निश्चित रूप से बुरा असर पड़ेगा। कादियुन ने अपने सामने शांत जियान चेन को चौंकते हुए देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक संत होने के नाते उससे कम रैंक वाला कोई व्यक्ति उसे इतनी मुश्किल में डाल देगा। हालांकि वह अपने संत अस्त्र का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, फिर भी उसकी ताकत 10वीं परत के शिखर पर बैठे लोगों से ज्यादा थी। 8वीं परत वाले जियान चेन की तो बात ही छोड़िए। उस पर कादियुन को आखिरकार एहसास हुआ कि जियान चेन से निपटना कितना मुश्किल था, लेकिन रुकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पिछले कुछ मुकाबलों में वह समझ गया था कि संत अस्त्र का इस्तेमाल किए बिना जियान चेन को हराना उसके लिए मुश्किल होगा और शायद हार भी जाए। संत अस्त्र से वह उससे जरूर जीत जाएगा, लेकिन ये कोई अच्छी स्थिति नहीं होगी। इसके अलावा उसने ये भी साफ कह दिया था कि वह जियान चेन के खिलाफ संत अस्त्र का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर वह अब अपनी बात से मुकर गया तो जीतने पर भी उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। आखिरकार मैच देखने वाले बहुत से लोग थे, साथ ही कुछ वरिष्ठ भी। इतना ही नहीं, वह कादियुन गेसुन साम्राज्य के कादी वंश का कुलीन ज्येष्ठ पुत्र था। अब वह अपनी इज्जत नहीं गंवा सकता था। कादियुन अब अपने किए पर विचार करने लगा था। तभी जियान चेन ने दोनों बाहें फैलाकर उस पर हमला करने का फैसला किया। तेजी से आगे बढ़ते हुए जियान चेन एक अजीबोगरीब तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उसकी हरकतें अप्रत्याशित हो गईं और वह बिजली की तरह चमकने लगा। कादियुन की नज़रों में जियान चेन एक बाद की छवि बन गया था। कादियुन ने जियान चेन के वार को बाल बाल रोक दिया। उसका दाहिना हाथ उखड़ गया था और उसे वापस अपनी जगह पर लाने का पर्याप्त समय नहीं मिला था, इसलिए वह जियान चेन के हमलों को रोकने के लिए केवल अपने बाएं हाथ का ही इस्तेमाल कर सकता था। इस वजह से जियान चेन की संत शक्ति के सामने कादियुन अपनी अजेय स्थिति से गिर पड़ा और अब पूरी लगन से उसका सामना करने लगा।
अब वह जियान चेन को कमतर नहीं समझता था और उसे अपने ही स्तर का प्रतिद्वंद्वी समझने लगा था। दोनों लोग तेज गति से लड़ते रहे, युद्ध का मैदान घमासान होता गया। जियान चेन पीछे हटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि कादी युन की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। दोनों के बीच गतिरोध की स्थिति में दोनों केवल एक दूसरे का बचाव कर सकते थे। जियान चेन के हमले लगातार मजबूत होते जा रहे थे जबकि कादी युन के लिए प्रतिरोध करना कठिन होता जा रहा था। धीरे धीरे कादी युन की आंखों के सामने वह केवल जियान चेन के हाथों की हथेलियां देख सकता था। उसकी आंखें जियान चेन की बात की छवियों के बीच अंतर करने के लिए बहुत थक गई थीं और वह केवल अपनी सुनने की क्षमता पर भरोसा कर सकता था कि जियान चेन कब और कहां हमला करेगा। आखिरकार कादी युन लापरवाह हो गया और जियान चेन ने उसके बाएं कंधे पर एक जोरदार वार किया। कादी युन खुद को पीछे नहीं छोड़ सका क्योंकि जियान चेन ने उस पर लगातार हमले शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा था मानो कादी युन किसी भयंकर तूफान में फंस गया हो जहां उसे हर तरफ से मारा जा रहा हो। पेंग पेंग पेंग, जियान चेन ने कादी युन के कंधे पर बार बार भयंकर प्रहार किए और कादी युन की प्रबल संत शक्ति भी उनके प्रहारों को सहन नहीं कर सकी। वह लगातार पीछे हटता रहा और कादी युन के मुंह से खून की धार टपकने लगी। ये देखकर कि कादी युन को अखाड़े के किनारे तक खदेड़ दिया गया है, जियान चेन की आंखें चमक उठीं। गुर्राते हुए जियान चेन ने संत बल को अपने हाथ में लिया और कादी युन की छाती पर एक और वार किया। यह मुक्का पिछले मुक्के से कहीं ज्यादा जोरदार था और जैसे ही मुक्का लगा कादी युन अखाड़े से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। जियान चेन भारी सांसें लेते हुए अखाड़े में खड़ा था। चूंकि वह लगातार अपनी पूरी ताकत लगा रहा था इसलिए उसकी संत शक्ति खत्म हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसके शरीर में लगभग कुछ भी नहीं बचा था। अगर कादी युन ने अभी हार नहीं मानी तो जियान चेन ज्यादा देर तक अपनी जीत की संभावना बनाए नहीं रख पाएगा। अखाड़े में सन्नाटा छा गया और सब लोग अखाड़े के ऊपर खड़ी उस अकेली आकृति को घूरने लगे। इस समय सबके चेहरे पर अजीब से भाव थे। ये किसी के भी अनुमान से कहीं ज्यादा था और किसी ने सोचा भी नहीं था कि जियान चेन एक संत के खिलाफ जीत हासिल कर लेगा। सबसे खास बात यह थी कि उसने एक संत को लगभग बिना किसी नुकसान के हरा दिया था। हालांकि संत ने संत अस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी ये परिणाम न तो कम आश्चर्यजनक था और न ही कम अनुमानित। इस समय अखाड़े में पूरी तरह सन्नाटा छा गया था, इतना सन्नाटा कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। 200 से ज्यादा लोग वहां खड़े थे लेकिन किसी की भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। बड़े भाई, अंततः एक आवाज ने अखाड़े में छाए सन्नाटे को तोड़ा जब कादी भाई बहन तेजी से उस ओर बढ़े जहां कादी युन फर्श पर लेटा हुआ था। मानो जागकर सब लोग शोर मचाने लगे, मानो किसी बर्तन की सील टूट गई हो। अखाड़े में चारों ओर लोग उत्तेजना और सदमे से शोर मचाते हुए बकबक कर रहे थे। हे भगवान, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, एक 8वीं कक्षा का छात्र एक संत को हराने में कामयाब रहा। अकादमी के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना है। क्या वह चांग्यांग जियांग तियान सचमुच 8वीं परत पर है? 10वीं परत के शिखर पर भी कोई व्यक्ति उस संत को नहीं हरा पाएगा जो अपने संत अस्त्र का उपयोग नहीं कर रहा हो। चांग्यांग जियांग तियान की ताकत सिर्फ 8वीं संत शक्ति परत तक ही सीमित नहीं हो सकती। कौन जाने, हो सकता है उसने पहले ही कोई संत अस्त्र संघनित कर लिया हो, वरना वह सीनियर कादी युन जैसे संत शिष्य को कैसे हरा पाता? शायद चांग्यांग जियांग तियान ने जीतने के लिए किसी प्रकार का घृणित तरीका अपनाया। जियान चेन ने किसी भी टिप्पणी का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और नीचे कूदकर अपने बड़े भाई चांग्यांग हू के पास पहुंच गया। अपने भाई के गहरे सदमे वाले भाव देखकर जियान चेन हंसा। बड़े भाई, मैंने आपको निराश नहीं किया, मैं जीत गया हूँ। ये सुनकर चांग्यांग हू भावुक हो गया और उसने जियान चेन को दोनों बाहों में भर लिया। चौथे भाई, तुम वाकई कमाल हो, तुमने संत कादी युन को हरा दिया। तुम्हारा बड़ा भाई सचमुच तुम्हारा प्रशंसक है, उसने जियान चेन को कसकर गले लगाते हुए कहा। जियान चेन ने स्नेह से एक सुखद मुस्कान बिखेरी और फिर धीरे धीरे अपने भाई की बाहों से खुद को अलग किया। बड़े भाई, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बात नहीं हो सकती, चलो पहले यहाँ से चलें। अध्याय 24, कौशल। चांग्यांग हू ने अनजाने में ही भीड़ की ओर मुड़कर सिर हिलाया। ठीक है चौथे भाई, चलो पहले तुम्हारे कमरे में चलते हैं। तुम्हें मुझे जरूर बताना होगा कि तुमने कादी युन को कैसे हराया और फिर आज रात बाद में मैं कुछ दोस्तों को बुलाकर जश्न मनाऊंगा। जियान चेन अपने भाई की ओर देखकर खुशी से मुस्कुराया। बड़े भाई, मैं आपको सिखा सकता हूँ कि मैंने कादी युन को कैसे हराया, लेकिन चलो जश्न के बारे में भूल जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। चलो चौथे भाई, अपने छात्रावास में वापस चलते हैं, यहाँ बहुत शोर है। चांग्यांग हू अपने छोटे भाई को छात्रावास की ओर वापस खींचने लगा। चांग्यांग जियांग तियान। इससे पहले कि जियान चेन एक कदम भी उठा पाता, एक कोमल और उत्कृष्ट आवाज ने उसे पुकारा। जानी पहचानी आवाज सुनकर जियान चेन एक पल के लिए सन्नाटे में चला गया, फिर पलटा। स्पीकर की तरफ देखते हुए उसने दौड़ती हुई लड़की की आकृति पहचान ली, खासकर उस खूबसूरत लड़की की जो पहले लाइब्रेरी में उसके बगल में बैठी थी। हाँ, जियान चेन ने पूछा जैसे ही उसने उदासीनता से उस युवा लड़की को देखा जो इतनी सुंदर थी कि उसके लिए पूरे शहर में लड़ाई कराना आसान होगा। लड़की की आवाज़ पानी की हल्की धार जैसी थी और वह खुशी से हंस रही थी। धीरे से अपनी बाँह आगे बढ़ाकर एक पस दिखाते हुए उसने खुशी से कहा, चांग्यांग जियांग तियान, तुमने मेरे लिए 100 बैंगनी सिक्के जीत लिए, मैं सचमुच तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। उसकी आवाज़ असाधारण रूप से मधुर थी और सुनने में भी बहुत मधुर, ऐसा लग रहा था मानो वह किसी शांत दिन में कोई स्काइलार्क गा रही हो। ये सुनकर चांग्यांग हू को मानो अचानक कुछ समझ आ गया। उसने अविश्वास से अपने माथे पर थपकी दी। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, मैंने 100 बैंगनी सिक्के लगाए थे, वो मेरी पूरी जमा पूंजी थी और मुझे वापस नहीं मिली। चौथे भाई, तुम मेरे बिना ही चले जाओ, तुम्हारे बड़े भाई को अपना पैसा वापस लेना है। और यह कहते हुए चांग्यांग हू हवा की तरह गायब हो गया, वापस वहीं जहां जुआरियों की भीड़ थी। चांग्यांग हू को अपने पैसे लेने के लिए वापस दौड़ते देख जियान चेन अपनी हंसी रोक नहीं पाया।
तभी वह लड़की धीरे धीरे जियान चेन के पास आए और अपनी जिज्ञासु निगाहों से उसके सुंदर चेहरे को निहारने लगी। नमस्ते चांगयांग जियांग तियान, मेरा नाम यू यू है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जियान चेन ने हंसते हुए जवाब दिया, मिस यू यू, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आपको आगे बढ़कर पूछना चाहिए, लेकिन मैं जवाब की गारंटी नहीं दे सकता। कोई चिंता नहीं, यू यू ने धीरे से हंसते हुए पूछा। चांगयांग जियांग तियान, क्या आपकी ताकत वास्तव में केवल 8वीं संत बल परत की है? जियान चेन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने अपना सिर हिलाया। ये सही है, इस समय मैं 8वीं सेंट फोर्स परत में हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं जल्द ही 9वीं परत में पहुंच जाऊंगा। यू यू उसका जवाब सुनकर हैरान रह गई। उसने हैरानी से कहा, चांगयांग जियांग तियान, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम सच में संत स्तर तक नहीं पहुंचे हो? उसकी आवाज़ में थोड़ा संदेह था, जाहिर है उसे उस पर पूरा विश्वास नहीं हुआ। उसकी आवाज़ में अविश्वास देखकर जियान चेन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कुछ झुंझलाहट के साथ बोला, मिस यू यू, लगता है मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। हालांकि वह एक खूबसूरत लड़की थी जो अनगिनत शहरों को अपने लिए लड़ने पर मजबूर कर सकती थी, जियान चेन के लिए वह एक आम लड़की से अलग नहीं थी। यूयूए ने तुरंत हाथ हिलाकर माफ़ी मांगी और हंसते हुए कहा, मुझे माफ़ करना चांगयांग जियांग तियान, मैं बहुत हैरान हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई जब चांगयांग हु खुशी से भरे चेहरे और एक मोटे सिक्कों के थैले के साथ दौड़ता हुआ वापस आया। जब वह जियान चेन के पास पहुंचा तो वह थैले को हाथ में ऊपर नीचे उछालते हुए हंस रहा था। चौथे भाई, तुम्हारा बड़ा भाई बहुत बुद्धिमान है। 1 घंटे से भी कम समय में मैंने 100 बैंगनी सिक्के जीत लिए हैं। 100 बैंगनी सिक्के किसी भी तरह से एक आम आदमी के लिए और उन लोगों के लिए कोई छोटी रकम नहीं थे जो अपने जीवन में बस थोड़ा बहुत खाना खाते थे। 100 बैंगनी सिक्के 3 लोगों के परिवार का पूरा जीवन भर पेट भर सकते थे। अपने भाई के हाथों में सिक्कों की थैली को घूरते हुए जियान चेन मुस्कुराने लगा और बोला, मिस यू यू, अगर आपके पास कोई और सवाल नहीं है तो मैं पहले चला जाऊंगा। यू यू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगी। मैंने भी अपनी किताब पूरी नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं लाइब्रेरी वापस जा रही हूँ। चांगयांग जियांग तियान, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। इसके तुरंत बाद जियान चेन अपने बड़े भाई को वापस अपने छात्रावास में ले आया और जैसे ही वे दोनों अंदर गए, दरवाज़ा बंद कर दिया। तुरंत चांगयांग हु ने अधीरता से पूछा, चौथे भाई, आपको मुझे ये बताना होगा कि आपने कादी यून को हराने के लिए क्या किया और आप वास्तव में कितने मजबूत हैं। ये केवल 8वें संत बल स्तर पर नहीं हो सकता, आपको एक संत होना होगा। जैसे ही उसने कहा, चांगयांग हु के चेहरे पर एक अधीर उत्तेजित चेहरा दिखाई दिया क्योंकि वह उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। जियान चेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया, मैं नहीं हूँ। बड़े भाई, मेरी असली ताकत 9वीं संत शक्ति परत से बहुत दूर नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक संत स्तर तक पहुँचने की बात है, मुझे लगता है कि मैं अभी भी उससे काफ़ी दूर हूँ। चांगयांग हु ने संदेह से उसकी ओर देखा। चौथे भाई, यदि आप कहते हैं कि आप संत के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं तो आपने कादी यून को कैसे हराया? हंसते हुए जियान चेन ने जवाब दिया, हाँ, मैंने कादी यून को कैसे हराया। बड़े भाई, क्या आपने मैच साफ नहीं देखा? चांगयांग हु का सिर शर्म से झुक गया और वह शर्मा गया। वह, ओह चौथा भाई, असल में मैं मैच बिल्कुल साफ नहीं देख पाया था। क्या तुम अपने बड़े भाई को बता सकते हो? हालांकि चांगयांग हु ने मैच शुरू से अंत तक देखा था, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिन्हें सिर्फ आंखों से नहीं समझा जा सकता था। उदाहरण के लिए, चांगयांग हु समझ नहीं पाया था कि जब जियान चेन ने कादी यून पर पंच जितना हल्का मुक्का मारा तो क्या हुआ था, लेकिन फिर भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। जियान चेन अपने बिस्तर पर बैठ गया, शांति से चांगयांग हु को देखा और कहा, बड़े भाई, मेरे जैसे 8वीं स्तर के छात्र कादी यून जैसे संत को हराने में सक्षम होने का एकमात्र कारण ये था कि मैंने जीतने के लिए एक तकनीक पर भरोसा किया था। एक तकनीक। चांगयांग हु अभी भी संशय में था। तकनीक और कौशल के मामले में वह कोई अजनबी नहीं था, क्योंकि अकादमी में कई शिक्षक अक्सर अपनी निजी तकनीकों के ज्ञान का बखान करते थे। बराबरी के विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ाई में जीतने के लिए बेहद मजबूत तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन ऐसी तकनीकों का प्रशिक्षण इतना आसान नहीं था। अगर वे तकनीकें सीख भी लेते तो केवल युद्ध के अनुभवी ही किसी तकनीक को सीख पाते और उसे अपनी युद्ध शैली में शामिल करने की हद तक उसमें निपुणता हासिल कर पाते। चांगयांग हु को असल में जो बात उलझन में डाल रही थी वह ये थी कि न सिर्फ जियान चेन उससे छोटा था, बल्कि उसे अकादमी में आए हुए भी कुछ ही दिन हुए थे। चांगयांग हु ये देखकर हैरान रह गया कि जियान चेन ने ऐसी तकनीक में महारत हासिल कर ली है। चौथे भाई, आपने ऐसी तकनीक कहाँ से सीखी? चांगयांग हु ने उत्सुकता से पूछा। जियान चेन ने उदास होकर अपना सिर हिलाया। बड़े भाई, मैं आपको यह नहीं बता सकता। ये सुनकर चांगयांग हु के चेहरे पर उदासी छा गई। हालांकि जियान चेन की अगली बात ने उसका उत्साह बढ़ा दिया। बड़े भाई, अगर आप कोई मार्शल आर्ट सीखने को तैयार हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। सच में? बहुत बढ़िया। चौथे भाई, तुम मुझे कब सिखाना शुरू कर सकते हो? अभी। वह शुरू करने के लिए उत्सुक था और इस अद्भुत तकनीक को तुरंत सीखना चाहता था। एक बार जब वह ये तकनीक सीख लेता तो उसके लिए अपनी वर्तमान शक्ति से उन संतों को भी चुनौती देना संभव हो जाता जिन्होंने अपने संत अस्त्रों को संघनित कर लिया था। जियान चेन हंसा। बड़े भाई, कल से शुरू करना बेहतर होगा। मैं कल सुबह अकादमी के बाहर पूर्वी गुफा में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है चौथे भाई, बात पक्की है। मैं कल सुबह गुफा में पहुंच जाऊंगा, चांगयांग हु ने वादा किया। हालांकि अकादमी के कई शिक्षक युद्ध तकनीक सीखने में मदद कर सकते थे, लेकिन वह दिल से जानता था कि युद्ध तकनीकें किसी भी कबीले की पिछली पीढ़ी द्वारा सबसे अच्छी तरह सिखाई जाती हैं। यहाँ के प्रोफेसरों द्वारा सिखाई गई तकनीकें उसके किसी भी विरोधी को परास्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। इसके बाद दोनों भाई कुछ देर तक बातें करते रहे, जब तक कि चांगयांग हु वहां से चला नहीं गया। चूंकि जियान चेन ने कादी यून से लड़ने में अपनी अधिकांश संत शक्ति खर्च कर दी थी, वह थका हुआ था और थोड़ा घायल भी था। इसलिए उसने अपनी सेहत ठीक करने के लिए क्लास 3 मॉन्स्टर कोर का इस्तेमाल करने का फैसला किया।
उसे क्या पता था कि पूरी अकादमी में पहले से ही इस बात को लेकर हंगामा मचा हुआ था कि जियान चेन ने कादी युन को कैसे हराया था। अकादमी में ऐसा कोई नहीं था जिसने इसके बारे में न सुना हो, और इसने छात्रों और शिक्षकों दोनों को समान रूप से स्तब्ध कर दिया। सभी को यह अकल्पनीय लगा और कारगात अकादमी के पूरे इतिहास में इस पैमाने की घटना व्यावहारिक रूप से अभूतपूर्व थी। किसी ने कभी किसी संत के बारे में नहीं सुना था जो इतना शक्तिशाली हो कि 10वीं परत के शिखर पर किसी व्यक्ति को 8वीं परत के किसी व्यक्ति से आसानी से हरा दे। भले ही एक संत ने संत हथियार का उपयोग न किया हो, फिर भी वह 9वीं परत के किसी व्यक्ति को आसानी से हरा सकता है। एक नए छात्र की तो बात ही छोड़िए जो केवल 8वीं परत पर हो। जियान चेन और कादी युन के बीच लड़ाई की खबर जल्द ही प्रधानाध्यापक के कानों तक पहुंच गई। कारगात अकादमी के केंद्रीय टॉवर के बीचों बीच खुली खिड़की के पास खड़े होकर प्रधानाध्यापक ने स्थिति पर विचार किया। भौहें सिकोड़ते हुए उन्होंने पूछा, बायन, क्या तुम सच कह रही हो? चांगयांग जियांगतियान ने सचमुच संत कादी युन को हरा दिया था, जबकि वह सिर्फ 8वीं संत शक्ति परत पर था। प्रधानाध्यापक को भी पहली बार तो यकीन नहीं हुआ और उनकी आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। उप प्रधानाध्यापक बायन प्रधानाध्यापक के पीछे आदरपूर्वक खड़े थे। प्रधानाध्यापक के शब्दों के जवाब में बायन ने कहा, प्रधानाध्यापक, मैंने सभी छात्रों से इसके बारे में बात करते सुना है, लेकिन मुझे सटीक विवरण के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इस समय इस घटना ने अकादमी को उथल पुथल कर दिया है। लगभग हर शिक्षक जानता है कि चांगयांग जियांगतियान ने उच्च रैंक वाले कादी युन को हरा दिया है। हालांकि अफवाह यह है कि कादी युन ने अपने संत अस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया और जियान चेन के खिलाफ नंगे हाथों से लड़ा। हेडमास्टर ने गहरी सोच में डूबकर अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरा। चूंकि अफवाहें इतनी फैली हुई हैं तो लगता है कि ये सच ही हैं। हाँ, लगता है चांग बाय एक बहुत ही पेचीदा नौजवान लेकर आया है। एक संत का 8वीं कक्षा के बाद के छात्र से हार जाना कितना अकल्पनीय है। अगर संत ने हाल ही में धावा बोला हो और उसने अपना हथियार इस्तेमाल न किया हो, तब भी उसकी ताकत 10वीं कक्षा के छात्र से ज्यादा होनी चाहिए। कारगत अकादमी में बिताए अपने इतने सालों में मैंने ऐसा कोई मुकाबला नहीं देखा जहां किसी कमजोर स्तर के छात्र ने जीत हासिल की हो। हेडमास्टर, इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देर सवेर स्कूल के सीनियर उस 8वीं कक्षा के छात्र को ढूंढ निकालेंगे जिसने एक संत को पीटा था और चांगयांग जियांगतियान के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा, बायन ने सम्मान भरे स्वर में कहा। बायन के मन में हेडमास्टर के लिए जो सम्मान था उसे मापा नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे पूजा भी माना जा सकता था। हेडमास्टर बायन की ओर मुड़े और लापरवाही से हाथ हिलाते हुए बोले, छोड़ो, उन्हें खुद ही निपटने दो। जब तक वे इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाते हम दखल नहीं देंगे। इसके अलावा यह उनके लिए एक परीक्षा होनी चाहिए। अगर वे हर तरह की चुनौती का सामना नहीं कर पाएंगे तो वे अच्छे योद्धा नहीं बन पाएंगे। अध्याय 25, बड़े भाई को निर्देश देना। पलक झपकते ही कादी युन और जियान चेन के बीच लड़ाई को 3 दिन बीत गए। कारगात अकादमी में लगभग हर कोई अब चांगयांग जियांगतियान को जानता था। उसका नाम सुने बिना कुछ कदम भी नहीं चल सकता था। पिछले 3 दिनों में जियान चेन हर सुबह अपने बड़े भाई को गुफाओं में मार्शल आर्ट की तकनीक सिखाता रहा था। इसके अलावा वह अपना बाकी समय साधना में बिताता था। कक्षा 3 के राक्षस कोर ने उसकी साधना दर में जबरदस्त सुधार किया था। वह जल्दी से 10वीं परत तक पहुंचना चाहता था ताकि सीधे संत स्तर पर पहुंच सके। जियान चेन को इस बात की बहुत उत्सुकता थी कि संत अस्त्र का संघनन कैसे होता है, लेकिन पुस्तक में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार एक बार संत अस्त्र संघनित हो जाने पर यह व्यक्ति की संत शक्ति का स्थान ले लेता है। उस क्षण से संत अस्त्र व्यक्ति की शक्ति का स्रोत बन जाता है। जब तक ये शरीर में रहता है ये संत शक्ति को मुक्त करता है, और जब कोई इसे बुलाता है तो संत अस्त्र व्यक्ति का सबसे शक्तिशाली अस्त्र बन जाता है। इसके साथ व्यक्ति का आक्रमण कई गुना बढ़ जाता है। संत अस्त्र व्यक्ति की अपनी ऊर्जा होती है। अगर यह टूट जाए तो वह व्यक्ति अपनी सारी साधना प्रगति खो देता है और साथ ही उसे घातक चोट भी लगती है। अगर टूटना इतना घातक होता तो अभ्यासी की मृत्यु हो जाती। हालांकि संत अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली होता है। ये तब तक नहीं टूटता जब तक कि विरोधी पक्ष उससे कहीं अधिक शक्तिशाली न हो। अगली सुबह जियान चेन ने अपनी आंखें खोली, जो पिछली रात की साधना के पूर्ण होने का संकेत था। पूरे 3 दिनों की साधना के बाद जियान चेन के अंदर की संत शक्ति और भी प्रबल हो गई थी और उसने अनुमान लगाया कि वह बहुत पहले ही 9वीं परत पार कर चुका था। उसे अपनी संत शक्ति का परीक्षण करना होगा ताकि पता चल सके कि वह 10वीं परत का साधक बना या संत। बिस्तर से उठकर जियान चेन ने जल्दी से कपड़े पहने और अपने छात्रावास से बाहर निकल गया। आसमान अभी भी अंधेरा था और ज्यादातर छात्र अभी भी साधना कर रहे थे या सो रहे थे। खेल का मैदान अपेक्षाकृत शांत था क्योंकि वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल दूर दराज के कोनों में जियान चेन को कुछ और सुबह जल्दी उठने वाले अभ्यास करते हुए दिखाई दिए। मैदान पार करते हुए जियान चेन तुरंत गुफा की ओर चल पड़ा। पिछले कुछ दिनों से जियान चेन को हर सुबह कुछ समय अपने बड़े भाई को युद्ध के पहलुओं के बारे में कुछ ज्ञान देने में बिताना था। आखिरकार अपनी पिछली दुनिया में जियान चेन कई वर्षों तक एक घुमक्कड़ और विशेषज्ञ रहा था, इसलिए उसने अनगिनत लड़ाइयों में भाग लिया था। युद्ध का उसका अनुभव कागर्त अकादमी के शिक्षकों से कहीं अधिक था। अगर वास्तव में तुलना की जाए तो जियान चेन के पास कागर्त अकादमी के शिक्षकों को पढ़ाने के लिए पहले से ही योग्यता थी। जब जियान चेन गुफा में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई चांगयांग हु वहां पहले से ही इंतजार कर रहा था और एक पेड़ के ठूंठ पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक लक्ष्यहीन भाव था और वह ऊप से इधर उधर नजरें घुमा रहा था। जैसे ही जियान चेन प्रकट हुआ वह तुरंत उत्साह से उठ खड़ा हुआ और पेड़ के ठूंठ से कूद पड़ा। उसने खुशी से कहा, चौथे भाई, तुम आखिरकार आ ही गए। जियान चेन मुस्कुराया, बड़े भाई आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? हे आदत है, बस आदत। चौथे भाई, चलो अब शुरू करते हैं। कल सुबह तुमने जिस शक्ति के इस्तेमाल की बात की थी उसे समझने में मैं कल पूरा दिन लगा रहा, पर अभी भी समझ नहीं पाया। क्या तुम अपने बड़े भाई को एक बार फिर विस्तार से समझा सकते हो?
चांग यांगहू ने थोड़े शर्मिंदा स्वर में पूछा। बिल्कुल कर सकता हूँ। जियान चेन मुस्कुराया और बोला, बड़े भाई मैं तुम्हें इसके बारे में कल सुबह बताऊंगा। आज मैं तुम्हें खुद करके दिखाऊंगा। ये कहते हुए जियान चेन ने अपने पैरों के पास एक पतली सी छड़ी उठा ली। बड़े भाई ध्यान से देखना। ये कहते हुए जियान चेन ने टहनी उठाई और उसे अपनी कलाई जितनी मोटाई के एक छोटे से पेड़ की ओर हल्के से हिलाया। जब टहनी उस छोटे पेड़ के पास पहुंची तो पतली टहनी उसके हाथ से छूटकर चुपचाप उस छोटे पेड़ में घुस गई, मानो कोई बाधा ही न हो। ऐसा लग रहा था मानो वह छोटा पेड़ असल में बस एक मृग तृष्णा ही था। यह अजीबोगरीब दृश्य देखकर चांग यांगहू को गहरा संदेह होने लगा। तभी एक सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी और वह छोटा सा पेड़ बीच से फटने लगा और उसका ऊपरी आधा हिस्सा नीचे गिरने लगा। चांग यांगहू ने आंखें चौड़ी करके तुरंत पेड़ की ओर दौड़ लगाई और देखा कि उस पर एक अजीब सा चिकना चीरा लगा हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो किसी तेज तलवार ने पेड़ को चीर डाला हो। यह सचमुच अकल्पनीय था क्योंकि एक पतली सी टहनी के हल्के से वार से किया गया ये बारीक कटाव उस छोटे से पेड़ को चीरने के लिए काफ़ी था। तुरंत चांग यांगहू की नज़र जियान चेन के हाथ में पड़ी उस छोटी सी पेड़ की टहनी पर पड़ी। वह दौड़कर गया और उसे अपने हाथों में लेकर देखने लगा, लेकिन उसे बार बार देखने पर भी वह एक साधारण पेड़ की टहनी ही लग रही थी। जैसे ही उसने उसे हल्के से हिलाया, पेड़ की टहनी बस उसके हाथ से हिल गई। ये देखकर चांग यांगहू का शक और भी बढ़ गया। उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि इतनी साधारण दिखने वाली पेड़ की टहनी उसकी कलाई के आकार के पेड़ के तने को कैसे काट सकती है। उसने अपनी उंगलियों पर थोड़ा जोर लगाया और उसके हाथ की टहनी 2 टुकड़ों में टूट गई। चौथे भाई तुमने ये कैसे किया? इतनी कमजोर पेड़ की टहनी एक छोटे से पेड़ को कैसे काट सकती है? चांग यांगहू ने पूछा। उसके चेहरे पर संदेह साफ दिखाई दे रहा था। जियान चेन हंसा। बड़े भाई इसे पूरा करने के लिए सिर्फ संघ शक्ति की जरूरत है। यह मत कहो कि यह पेड़ की टहनी की वजह से है, चाहे वह सुई हो या सिलाई का धागा, दोनों ही पेड़ की टहनी को आसानी से काट सकते हैं। बेशक मेरी मौजूदा ताकत इतनी नहीं है कि मैं ऐसा कर सकूं। क्या एक सुई और धागा पेड़ को काट सकता है? चौथे भाई क्या तुम्हें बुखार है या कुछ और? यह मुमकिन नहीं हो सकता। चांग यांगहू सदमे से चिल्लाया। उसे जियान चेन की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि उसने जन्म से लेकर अब तक ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। उसके लिए यह एक असंभव काम था। चांग यांगहू के गुस्से को सुनकर जियान चेन शुरू से आखिर तक मुस्कुराता रहा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह अलग तरह से प्रतिक्रिया देगा, लेकिन जियान चेन ने समझाने की जहमत नहीं उठाई। जब वह दिन आएगा जब चांग यांगहू की ताकत काफ़ी मजबूत होगी तो वह समझ जाएगा। जियान चेन ने ज़मीन से एक और पेड़ की टहनी उठाई और कहा, बड़े भाई आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैं पेड़ की टहनी से पेड़ कैसे काट सकता हूँ? एक बार फिर देख लीजिए, मैं एक बार और करके दिखाता हूँ। चांग यांगहू चुप हो गया और उसका पूरा ध्यान जियान चेन के हाथ में पेड़ की टहनी पर केंद्रित हो गया। अब वह विचलित होने की हिम्मत नहीं कर रहा था, कहीं कोई बारीकियां छूट न जाएं। पेड़ की टहनी को हाथों में लहराते हुए जियान चेन की आंखें एक बार चमकी, फिर पेड़ की टहनी अचानक उसके हाथों में टेढ़ी हो गई, जिससे पेड़ की टहनी के मुड़े हुए हिस्से धीरे धीरे सीधे हो गए। जिस तरह से वह टेढ़ी हुई थी ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई जान हो, क्योंकि वह बिल्कुल सांप की तरह हिल रही थी। वह धीरे धीरे हवा में इधर उधर घूमने लगी। जिन्होंने ये नज़ारा देखा वे इसे अजीब ही कह पाएंगे। चांग यांगहू की आंखें इस अजीबोगरीब दृश्य से चौड़ी हो गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। उसकी आंखें इतनी चौड़ी थीं कि उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, वह तो बस एक पेड़ की टहनी थी, फिर भी वह अचानक अपने आप हिलने लगी थी। जियान चेन की आंखों से एक अद्भुत चमक निकलने लगी और वह चिल्लाया, बड़े भाई कृपया ध्यान से देखो। जियान चेन ने एकदम सीधी पेड़ की शाखा पकड़ ली और उसे लेकर पास के एक दूसरे छोटे पेड़ की ओर चल पड़ा। उसकी चालें बिल्कुल भी तेज नहीं थीं, असल में बहुत धीमी थीं। पेड़ की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए जैसे ही उसकी टहनी पेड़ से छूती, मानो टहनी पेड़ में समा जाती। धीरे धीरे टहनी पेड़ के तने में और गहराई तक धंसती चली गई और आखिरकार खुद ही उसमें से निकल गई। इस घटना से चांग यांगहू सन्न रह गया और उसका ध्यान उस पेड़ के तने पर केंद्रित हो गया। उसका मुंह इतना खुल गया कि एक अंडा उसके अंदर समा सकता था। उसकी आंखों में अविश्वास के भाव थे। चौथे भाई तुमने ये कैसे किया? चांग यांगहू विस्मय से कांप उठा। उसकी आंखें अभी भी पेड़ पर गड़ी थीं, उसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। एक फीकी मुस्कान के साथ जियान चेन ने उत्तर दिया, बड़े भाई ये करना वास्तव में इतना कठिन नहीं है। जब तक आप अपनी संघ शक्ति को पेड़ की शाखा के साथ सामंजस्य बिठाते हैं तब तक भले ही वह एक सामान्य पेड़ की शाखा ही क्यों न हो, वह एक धारदार हथियार में बदल जाएगी। अगर किसी की शक्ति पर्याप्त प्रबल हो तो पेड़ की शाखा लोहे की तलवार की तरह आसानी से कट सकती है। संघ शक्ति और पेड़ की टहनी में सामंजस्य बिठाने के लिए चांग यांगहू की बाहें एकाग्रता में सिकुड़ गईं और वह बुदबुदाया। उसने तुरंत जमीन पर पड़ी एक पेड़ की टहनी पकड़ी और जियान चेन के निर्देशों का पालन करते हुए धीरे धीरे उस टहनी में अपनी संघ शक्ति का संचार करना शुरू कर दिया। पेंग! जिस क्षण उसकी संघ शक्ति ने पेड़ की शाखा को स्पर्श किया, पेड़ की शाखा हिंसक रूप से फट गई और उसके टुकड़े हवा में उड़ गए। बड़े भाई आपकी संघ शक्ति अत्यधिक उग्र है, इसलिए ये कमजोर पेड़ की शाखा इसे सहन नहीं कर पाए। इसके अलावा आप अभी तक अपनी संघ शक्ति को ठीक स्तर पर नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं। याद रखें, जब आप संघ शक्ति को पेड़ की शाखा में सामंजस्य बिठाते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप संघ शक्ति को एक कोमल ऊर्जा में परिवर्तित करें, न कि किसी हिंसक ऊर्जा में। जियान चेन ने निर्देश दिया। ये सुनकर चांग यांगहू हैरान हो गया। चौथे भाई कोई अपनी संघ शक्ति को एक नर्म प्रकार की ऊर्जा कैसे बना सकता है? संघ शक्ति को एक सौम्य ऊर्जा में बदलना बस उसका उपयोग करने का एक अलग तरीका है, बस इतना ही। इस रहस्य को और समझाने की कोशिश करना बेकार होगा क्योंकि केवल आप ही इसे समझ सकते हैं। बड़े भाई आज से जब भी आपके पास खाली समय हो, पेड़ की शाखा को अपनी संघ शक्ति के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें।
इस तरह यह आपकी संत शक्ति को भी मजबूत करेगी। भविष्य में यदि आप उस स्तर तक पहुंच जाते हैं जो मैंने आज आपको दिखाया है, तो साधना करने पर आपको कई अच्छे लाभ होंगे। जियान चेन ने समझाया, मानो वह कोई शिक्षक हो जो अपने छात्रों को निर्देश दे रहा हो। हालांकि जियान चेन जानता था कि अगर चांगयांधु वह सब करना चाहता था जो उसने अभी अभी करके दिखाया था, यानी एक कमजोर पेड़ की टहनी को इतना मजबूत बनाना कि वह इतने कम समय में एक छोटे से पेड़ को भेद सके, तो यह इतने कम समय में निश्चित रूप से संभव नहीं होगा। इसके लिए अपनी पवित्र शक्ति पर उच्च दक्षता की आवश्यकता थी, और पर्याप्त अभ्यास के बिना चांगयांधु निश्चित रूप से दोनों का सामंजस्य नहीं बिठा पाता। एक लकड़ी की टहनी को लोहे की तलवार जैसे धारदार हथियार में बदलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उदाहरण के लिए, लोहे की तलवार में पवित्र शक्ति भरना आसान होता, लेकिन जहां एक लोहे की तलवार ज्यादा मात्रा में पवित्र शक्ति को संभाल सकती थी, वहीं पेड़ की टहनी नहीं, और इसके लिए एक सौम्य नियंत्रण की आवश्यकता थी। चांगयांधु ने सिर हिलाया और कुछ सोचने के बाद एक बार फिर कोशिश करने के लिए शाखा उठाई। हालांकि बिना किसी अपवाद के उसके हर प्रयास विफल रहे, एक भी बार उसे सफलता नहीं मिली। वह आध्यात्मिक शक्ति को पेड़ की शाखा में समाहित करने में पूरी तरह असमर्थ था। हर बार जब उसकी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति पेड़ की शाखा के पास पहुंचती, तो शाखा फट जाती, उसकी अत्यधिक प्रचंड और तीव्र आध्यात्मिक शक्ति को सहन न कर पाती। जियान चेन एक तरफ खड़ा होकर चांगयांधु को अभ्यास करते हुए देख रहा था और साथ ही अपने भाई को निर्देश भी दे रहा था। वे तब तक चलते रहे जब तक सूरज उनके ऊपर नहीं चढ़ गया। तभी जियान चेन गुफा से बाहर निकला और चांगयांधु को अकेला छोड़कर बिना रुके प्रयास करता रहा। उसके बगल में जमीन पर पहले से ही टूटी हुई पेड़ों की शाखाओं का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था। अध्याय 26, सुरक्षा शुल्क। सूरज निकल चुका था और जियान चेन खेल के मैदान में टहल रहा था, जहां पहले से ही कई छात्र व्यायाम कर रहे थे। उन छात्रों पर एक नजर डालकर जियान चेन पुस्तकालय की ओर बढ़ गया। पिछले 3 दिनों से जियान चेन लगातार अपनी संत शक्ति की साधना कर रहा था और उसके पास पुस्तकालय जाने का बिल्कुल भी समय नहीं था। जियान चेन की नज़र में अकादमी में उसे सिर्फ पुस्तकालय ही आकर्षित करता था। शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाने वाली कक्षाओं में जियान चेन को जरा भी रुचि नहीं थी और उसे व्यक्तिगत रूप से लगा कि यह समय की बर्बादी है। शिक्षकों के पास उसे सिखाने के लिए कुछ भी सार्थक नहीं था, लेकिन पुस्तकालय के पास था। आखिरकार पुस्तकालय में तियान युआन महाद्वीप में घटित हर घटना का रिकॉर्ड था। अरे देखो, क्या ये चांगयांग जियांग तियान नहीं है? मैंने सुना है कि उसने संत का दी युन को तब हराया था जब वह केवल 8वीं संत शक्ति परत पर था। हाँ, मैंने तो नए छात्रों की प्रतियोगिता में चांगयांग जियांग तियान को लड़ते भी देखा था, लेकिन मुझे उसे का दी युन के खिलाफ लड़ते देखने का मौका नहीं मिला। कितने अफसोस की बात है। खेल के मैदान पर 2 पुरुषों ने जियान चेन को दूर से देखा और उसे बड़े सम्मान के साथ देखते हुए इशारा किया। वाह, चांगयांग जियांग तियान कितना शांत और ताकतवर है। 8वीं संत शक्ति परत पर रहते हुए संत का दी युन को हराने के लिए वह सचमुच मेरा आदर्श है। एक और प्रथम वर्ष की नाबालिग कुलीन लड़की रो पड़ी। उसकी आंखें भावनाओं से चमक उठीं। मैदान पर और भी ज्यादा लोग इकट्ठा होने लगे। जैसे ही जियान चेन खेल के मैदान में आगे बढ़ा, आसपास के कई लोगों ने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। 3 दिन पहले का दी युन को हराने के बाद से कुछ ही घंटों में उसका नाम अकादमी में फैल गया था और उसकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई थी कि कारगात अकादमी के शिक्षक भी उसे नाम से जानने लगे थे। जियान चेन जल्दी से मैदान पार करके एक छायादार जगह पर पहुंच गया जो उसे पुस्तकालय तक ले जाएगी। चूंकि पुस्तकालय में ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए पुस्तकालय की ओर जाने वाला रास्ता काफी शांत और सन्नाटा था। लगभग कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। जियान चेन सिर्फ प्रकृति का नजारा देख पा रहा था, जैसे हवा सरसराहट की आवाज के साथ अनगिनत पत्तों को हवा में बिखेर रही हो। तभी अचानक जियान चेन के सामने कुछ लोगों की परछाइयां दिखाई दी। वे 4 लोगों का एक समूह था जो आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे और हर एक लगभग तारांकन साल का लग रहा था। उनकी स्कूल यूनिफॉर्म देखकर ही पता चल गया कि वे अकादमी के छात्र हैं। जियान चेन ने अपने सामने खड़े छात्रों के समूह पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनके आगे निकल गया। लेकिन जैसे ही वह उनके पास से गुजरा, चारों छात्रों ने अचानक बातचीत बंद कर दी और फिर तेजी से जियान चेन को घेर लिया। रुककर जियान चेन ने अपने आसपास खड़े छात्रों की तरफ देखा और पाया कि वे सभी सीनियर थे। एक ठंडी मुस्कान के साथ उसने पूछा, प्रिय सीनियर्स, इसका क्या मतलब है? चारों छात्र गर्व से खड़े होकर जियान चेन के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। तभी उनमें से एक बोला, बच्चे, तुम अपरिचित लग रहे हो, तुम नए छात्र होगे। जियान चेन के सामने वाला व्यक्ति उसे अमित्रता से घूरते हुए मुस्कुराया। जियान चेन ने कोई भाव नहीं दिखाया और वक्ता को घूरते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, ये तो नया छात्र है। इन सीनियर्स को मुझ जैसे नए छात्र से क्या चाहिए? ये सुनकर सीनियर हंसा। अगर तुम कारगात अकादमी में शांति से रहना चाहते हो तो जरूरी है कि हम जैसे लोग तुम्हारी सुरक्षा करें। लेकिन अगर तुम हमारी सुरक्षा चाहते हो तो तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। चूंकि तुम नए छात्र हो तो तुम्हें हमें बस 10 बैंगनी सिक्के देने होंगे। अच्छा सौदा है ना? छात्र के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उसके मन में उसने जियान चेन को पहले ही डरा दिया था। उसके लिए जियान चेन छोटा था और इसलिए ताकत के मामले में कमजोर था और उसे लगा कि उसने उसे पहले ही हरा दिया है। उसे अपने हुनर पर भी भरोसा था, क्योंकि वह पहले भी कई बार ऐसा कर चुका था, जिससे वह एक अनुभवी छात्र बन गया था। अगर उसे कोई मजबूत छात्र मिलता तो बेशक वह इस धोखाधड़ी को अंजाम देने से पहले 2 बार सोचता, लेकिन जियान चेन कोई मजबूत छात्र नहीं लग रहा था, इसलिए यह पूरी तरह से सफल होना तय था। विरोध करना बेकार था। अगर जियान चेन कोई आम छात्र होता तो ये चारों छात्र अकादमी में बने रहना चाहते तो जियान चेन से सुरक्षा शुल्क वसूलने की हिम्मत नहीं करते। आखिरकार कारगात अकादमी के सभी उच्च वर्ग के छात्र जानते थे कि प्रधानाध्यापक हमेशा अकादमी के आम लोगों का पक्ष लेते हैं। लेकिन ये चारों छात्र पिछले कुछ समय से अकादमी में रह रहे थे और वे पहचान सकते थे कि कौन सा छात्र आम है और कौन सा कुलीन।
इसलिए जब उन्होंने जियान चेन को देखा तो वे साफ साफ बता सकते थे कि जियान चेन एक कुलीन है और इसलिए उन्होंने उससे पैसे ऐंठने की हिम्मत की। उसकी बात सुनकर जियान चेन के मन में खींच पैदा हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि लोग उससे संरक्षण शुल्क वसूलने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठों, मुझे बहुत खेद है, लेकिन मुझे आपकी सुरक्षा लेने से इनकार करना पड़ेगा, जियान चेन ने कहा। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, वह कंधे से कंधा मिलाकर वरिष्ठ छात्रों के पास से निकल गया और एक बार फिर पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। जियान चेन की हरकतों से चारों छात्र चौंक गए। ये स्थिति उनकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत थी और उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि जियान चेन इतनी आसानी से उनकी सुरक्षा से इनकार कर देगा। चारों छात्र तुरंत जियान चेन की ओर मुड़े, जो उनसे दूर जा रहा था। उनकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठीं। जिस छात्र का कंधा एक तरफ धकेल दिया गया था वह गुर्राया और उसका चेहरा भद्दा हो गया। मादरचोद, यहीं रुक जा, वह गुस्से से चिल्लाया। उसकी ओर बढ़ते हुए उसने तुरंत जियान चेन को अपने रास्ते से हटा दिया, जबकि बाकी तीनों ने उसका पीछा किया और घेरा बनाकर जियान चेन को एक बार फिर बीच में फंसा दिया। तुमने मुझे टक्कर मारने की हिम्मत की, क्या तुम जीने से थक गए हो? शुरुआती वक्ता ने जोर से चिल्लाते हुए जियान चेन के चेहरे पर अपनी हथेली से जोरदार तमाचा मारा। हाथ को अपने चेहरे की ओर आते देख जियान चेन की शून्य दृष्टि तुरंत तीव्र हो गई और उसकी आंखों में गहरी ठंडक छा गई। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर आने वाले हाथ को रोक दिया, इतनी तेजी से कि दूसरे छात्र समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। उस छात्र का हाथ, जो उसके चेहरे के आधे पास था, रोकने के बाद जियान चेन ने अपना पैर जोर से मारा और उसकी लात छात्र की छाती पर लगी। हल्की सी सांस के साथ छात्र पीछे की ओर उछल गया और फिर कुछ दूर जमीन पर गिर पड़ा। मामला अचानक बिगड़ गया, जिससे बाकी तीन छात्र हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो लोग पहले आसानी से बदमाशी का शिकार बन जाते थे वे अचानक ऐसे हो जाएंगे। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, जियान चेन ने उनके साथी को लात मारकर दूसरी जगह फेंक दिया। लेकिन जल्द ही उन्हें होश आ गया और वे पसीने से तरबतर हो गए। आपस में बिना कुछ सोचे समझे वे सब इस नतीजे पर पहुंच गए कि उन्हें जियान चेन को खत्म कर देना चाहिए। हालांकि वे जानते थे कि जियान चेन की ताकत सामान्य नहीं थी, फिर भी ये चारों छात्र कारगत अकादमी में बेकाबू हो गए थे और उससे डरते नहीं थे। भले ही जियान चेन इतना ताकतवर था, फिर भी वे चारों मिलकर उसका मुकाबला कर सकते थे, इसलिए उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी। इतना ही नहीं, उनके पास मजबूत कबीले भी थे जो उनका साथ दे रहे थे, इसलिए पूरी अकादमी में उनके पास एक मजबूत ढाल थी। यह महसूस करते हुए कि बाकी तीन छात्र अपनी संशक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, जियान चेन ने उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखा। जैसे ही तीनों लड़ने के लिए तैयार हुए, उन्हें अपनी संशक्ति का स्तर पता चल गया। वे तीनों लगभग संशक्ति के 10वें स्तर पर थे। तीनों तेजी से हरकत में आए और पलक झपकते ही जियान चेन के सामने पहुंच गए। हालांकि निर्णायक क्षण में जियान चेन का शरीर डगमगाया और उनके हर हमले को चकमा दे गया। जबकि तीनों हमले विफल रहे, जियान चेन ने उनके संभलने का इंतजार नहीं किया और तुरंत अपनी मुट्ठी एक छात्र के माथे पर इतनी तेजी से मारी कि उनमें से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। पेंग, जिस छात्र का माथा चोटिल हुआ था वह तुरंत जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसी समय जियान चेन के दाहिने पैर ने दूसरे छात्र की छाती पर लात मारी। धीमी आवाज के बाद, क्योंकि युवक पहले से ही तैयार था, वह किसी तरह टिक पाया और जियान चेन की लात खाने के बाद कुछ कदम ही पीछे हटा और जल्दी से खुद को संभाल लिया। इसके बावजूद उसका रंग पीला पड़ गया था, क्योंकि जियान चेन की लात में छिपी दो विशाल ऊर्जाओं ने उसके आंतरिक अंगों को झकझोर दिया था। इसके अलावा संशक्ति की हल्की धारें भी जियान चेन के पैर से होकर युवक के शरीर में प्रवाहित हो गई थी, जिससे उसके आंतरिक अंगों में तबाही मच गई थी। जैसे ही युवक ने खुद को स्थिर किया, जियान चेन का दूसरा पैर एक बार फिर बाहर आ गया। हवा में कुछ छवियां छोड़ते हुए पैर एक बार फिर युवक की छाती पर लगा। इसके अलावा दूसरा पैर भी पहली वाली जगह पर बिल्कुल सही लगा और खूबसूरती से एक दूसरे पर चढ़ गया। एक ही जगह पर लगातार दो जोरदार प्रहार झेलने के बाद युवक को जो नुकसान हुआ वह एक और एक जोड़ने जितना आसान नहीं था। जब जियान चेन की दूसरी लात युवक की छाती पर पड़ी तो भले ही उसमें 10वीं परत की संशक्ति जितनी ताकत होती, फिर भी उसे गंभीर चोटें आती। उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों से तीव्र दर्द की लहरें निकली, जिससे युवक का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसकी आंतरिक क्यूई भी अवरुद्ध हो गई, जिससे उसे सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी। वह कुछ कदम पीछे हट गया, इससे पहले कि एक आखिरी अस्थिर कदम उसे जमीन पर गिरा दे, और वह फिर से खड़ा होने में असमर्थ हो गया। जियान चेन को पलक झपकते ही अपने बराबर की ताकत वाले एक साथी को आसानी से परास्त करते देख बचे हुए युवक का चेहरा बदल गया। जो पैर जियान चेन की ओर तेजी से बढ़ने ही वाला था, अचानक अपनी जगह रुक गया, मानो उसके पैरों के तलवों की जड़ें जमीन में गहराई तक फैल गई हों। युवक की हिम्मत नहीं हुई कि एक कदम भी आगे बढ़ सके। सतर्कता से भरी आंखों से युवक जियान चेन को ऐसे भाव से घूर रहा था जैसे पहले वाला आत्मसंतुष्टि भाव खो चुका हो और अब उसकी नजर गहन एकाग्रता पर थी। जियान चेन की शांत निगाहें उस युवक की ओर मुड़ गईं, उसके मुंह के कोनों पर व्यंग्य के भाव उभर आए। बिना कुछ कहे वह मुड़ा और लाइब्रेरी की ओर चल दिया। जियान चेन के जाने के बाद जियान चेन द्वारा जमीन पर गिराए गए दोनों युवक घिसटते हुए जमीन से रेंगते हुए ऊपर आए। उनकी आंखें जहरीली नफरत से भरी हुई थीं और वे जियान चेन की पीठ में छेद कर रहे थे। उनमें से एक ने धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, आखिर ये कौन है जो इतना ताकतवर है कि हम सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते? क्या ये सचमुच इसी साल दाखिला लेने वाला कोई नया छात्र है? ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? उसे कौन परवाह करता है? चूंकि उसने हमें अपमानित करने की हिम्मत की है, इसलिए हम उसे बिल्कुल माफ नहीं कर सकते। एक और व्यक्ति ने भी गुस्से से भरे स्वर में गालियां दी। उसकी आवाज भी कुछ कमजोर थी, मानो वह हाँफ रहा हो। ये वही युवक था जिसे जियान चेन ने 2 बार लात मारी थी। अब तक उसके अंदरूनी अंगों को गहरा झटका लग चुका था। अगर उसकी ताकत पहले से ही जियान चेन से ज्यादा न होती तो इस समय उसमें खड़े होने की भी ताकत नहीं होती। अध्याय 27, आने वाली मुसीबत 1।
बचा हुआ छात्र तुरंत दौड़कर गिरे हुए दोनों छात्रों के पास गया। चिंतित होकर उसने उस पीले पड़े युवक से, जिसे जियान चेन ने 2 बार लात मारी थी, पूछा, लुओ युन, क्या तुम ठीक हो? लुओ युन नाम के छात्र ने सिर हिलाया और कमजोर आवाज में बोला, कुछ दिनों की साधना के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। मुड़कर उसने दूसरे घायल छात्र से पूछा और फुसफुसाया, काल, तुम अकादमी के बारे में हमसे ज्यादा जल्दी जानकारी ढूंढ सकते हो, उस बदमाश का नाम पता करो और फिर मास्टर चेंग से उसका पता लगवाओ। अपने मित्र की बात सुनकर काल ने जवाब देने से पहले एक क्षण सोचा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है कि मैं पहले से ही जानता हूं कि वह कौन है। अन्य 2 छात्रों के चेहरे खिल उठे जब लुओ युन ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, काल, वह कौन है? इस साल की वार्षिक फ्रेशमैन प्रतियोगिता में एक असाधारण रूप से शक्तिशाली प्रतियोगी था, वही जिसने सेंट का दी युन को हराया था, जबकि वह 8वीं सेंट फोर्सलेयर प्रैक्टिशनर था। मुझे लगता है कि यही वह व्यक्ति है। ये कहते हुए काल का चेहरा काला पड़ गया। जैसे ही दोनों छात्रों ने काल की बात सुनी, उनके चेहरे तुरंत बदल गए। एक दूसरे की ओर देखते हुए लुओ युन ने कहा, क्या वह सचमुच वही चांग्यांग जियांगतियान हो सकता है? काल ने सिर हिलाया, ये बहुत संभव है। नए खिलाड़ियों के इस नए समूह में केवल चांग्यांग जियांगतियान ही मुझे हरा सकता है। अगर वह सचमुच चांग्यांग जियांगतियान है, तो अगर वह सचमुच उस संत का दी युन को हरा सकता है, तो हमें किसी भी स्तर पर उसका विरोधी नहीं माना जा सकता। भले ही उसने अपने संत अस्त्र का इस्तेमाल न किया हो, फिर भी यह चांग्यांग जियांगतियान की ताकत का पर्याप्त प्रमाण है। अगर वो सच में चांग्यांग जियांगतियान भी है, तो भी उसने मेरा रास्ता काटने की हिम्मत की। मैं उसे इस अकादमी में चैन से नहीं रहने दूंगा, जियान चेन द्वारा हमला किए गए पहले व्यक्ति ने कहा। लुओ युन का सफ़ेद चेहरा खिल उठा और वह गुर्राया, वाह, हमारे लुओ कबीले के युवा स्वामी हाल ही में चांग्यांग जियांगतियान के बारे में इधर उधर खोज रहे थे। अगर उन्हें ये पता चलेगा तो युवा स्वामी बहुत खुश होंगे। अफसोस की बात है कि पिछले कुछ दिनों से हमें पता ही नहीं चला कि वह कहाँ हैं। उन्हें ढूंढने के बाद किसे पता था कि वह संयोग से अभी अभी यहाँ आ जाएंगे। लुओ युन, तुम अपने लुओ कबीले के युवा स्वामी चेन फैंग को ढूंढो और मैं मास्टर चेंग को बुलाऊंगा। मुझे शक है कि चांग्यांग जियांगतियान मास्टर चेंग का मुकाबला कर पाएगा। काल गुर्राया, ठीक है, हम सब वही करेंगे जो हमें करना है, लेकिन मेरा सुझाव है कि हम एक व्यक्ति को पीछे छोड़ दें जो चांग्यांग जियांगतियान पर नजर रखना जारी रखे। चूंकि अकादमी इतनी बड़ी है, अगर चांग्यांग जियांगतियान छिपने का फैसला करता है तो हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। लुओ युन ने प्रस्ताव रखा। काल ने अपने पीछे खड़े दोस्त की ओर मुड़ने से पहले अपना सिर हिलाया, चेन फैंग, तुम यहीं रहो और उसका निरीक्षण करो, मैं मास्टर चेंग को ढूंढने जाऊंगा। कोई बात नहीं, चेन फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के वादा किया। कार्यों को विभाजित करने के बाद चेन फैंग जियान चेन का पीछा करने के लिए चला गया, जबकि 2 अन्य छात्रों ने अभी भी बेहोश छात्र को उठाया और अपना काम करने के लिए चले गए। डॉट 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 पुस्तकालय में जियान चेन 2 पुस्तकों के साथ पास की मेज पर बैठ गया और उत्सुकता से पढ़ने लगा। चूंकि अभी दिन काफी जल्दी था, लाइब्रेरी बिल्कुल खाली और शांत थी। जियान चेन के अलावा पास में सिर्फ एक अधेड़ उम्र की महिला चौकीदार ही इधर उधर घूम रही थी। वह महिला लगभग 40 वर्ष की थी और दिखने में औसत थी। चूंकि उसमें साधना की कोई प्रतिभा नहीं थी, वह केवल 6ठी संघ शक्ति स्तर पर थी, हालांकि वह पहले से ही 40 वर्ष की थी। कारगत अकादमी का सबसे कमजोर छात्र भी उससे ज्यादा शक्तिशाली था। महिला ने अपना सिर ऊपर उठाकर पढ़ाई कर रहे जियान चेन को देखा, और हालांकि वह उसका नाम नहीं जानती थी, जियान चेन ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। पिछले 3 दिनों को छोड़कर जियान चेन हमेशा लाइब्रेरी में सबसे पहले आने वाला छात्र होता था और हमेशा पूरा दिन पढ़ाई करता रहता था। कुछ दिन तो ऐसे भी होते थे जब वह पढ़ाई जारी रखने के लिए दोपहर का खाना भी नहीं खाता था। वह चौकीदार महिला कई सालों से अकादमी में काम कर रही थी, लेकिन जियान चेन पहला ऐसा छात्र था जिसे उसने इतना मेहनती देखा था। कितना मेहनती बच्चा है, उसने अपने काम पर जाते हुए खुद से कहा था। एक बड़े से कमरे में लगभग 20 साल का एक युवक आंखें बंद किए कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसका शरीर अजीबोगरीब ढंग से मुड़ा हुआ था और वह किसी लट्ठे की तरह बिना 1 इंच भी हिले डुले वहीं खड़ा था। डोंग डोंग डोंग, तभी दूसरी तरफ से एक धीमी दस्तक सुनाई दी। उसी समय आंखें बंद किए उस युवक ने धीरे धीरे आंखें खोली और अपनी अजीब मुद्रा बनाए रखते हुए दरवाजे की ओर घूरते हुए पुकारा, कौन है? महाराज, यह मैं हूँ, लुओ युन। बाहर से आवाज आए, प्रवेश करो, उसने कहा। दरवाजा खुला, जिससे 20 वर्षीय युवक उन 4 छात्रों में से एक को देख सका जिसे जियान चेन लुओ युन ने पीटा था। लुओ युन ने बिना पलक झपकाए उस अजीब मुद्रा में बैठे युवक को देखा, मानो यह कोई अजीब घटना न हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह अजीब मुद्रा असल में लुओ कुल की साधना पद्धति थी। तियान युआन महाद्वीप में बहुत ज्यादा प्रशिक्षण नियमावलियां दर्ज नहीं थीं। उनमें से कुछ में साधना ध्यान की जानकारी थी और उससे भी कम लोगों ने साधना के लिए कोई नई मुद्रा सीखी थी। लुओ कुल निश्चित रूप से दूसरा था और अपनी साधना को अधिकतम करने के लिए वे अपने शरीर को अपनी विशिष्ट मुद्रा में रखते थे। लुओ युन दूसरे युवक के पास गया और सम्मानपूर्वक झुककर बोला, गुरु, पिछले कुछ दिनों से आप चांग्यांग जियांगतियान का पता ढूंढ रहे थे, मैं अभी हाल ही में उसे ढूंढकर उससे मिला हूँ। हालांकि लुओ युन का अपने कुल में बहुत रुतबा था, फिर भी इस युवक के सामने वह भी घमंडी होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह युवक लुओ जियान था, लुओ कुल के कुलगुरु का पहला पुत्र। कुलगुरु के स्नेह के साथ उसे लुओ कुल का भावी उत्तराधिकारी माना जाता था, इसलिए लुओ युन उससे कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहता था। तुम्हें चांग्यांग जियांगतियान मिल गया। ये सुनते ही लुओ जियान की आंखें चमक उठीं। लुओ यू का पीला चेहरा देखकर उसकी नज़र उसकी कमीज पर पड़ी और उसकी छाती पर एक निशान दिखाई दिया। घमंडी आवाज में लुओ जियान ने कहा, तुम्हें इतनी दयनीय हालत में देखकर लगता है कि इस चांग्यांग जियांगतियान ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है।
लुओ यून का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, स्वामी जो कह रहे हैं वो सही है। मैंने अभी हाल ही में चांग्यांग जियांगतियान को देखा था और विनम्रता से उससे अपने स्वामी से मिलने आने का अनुरोध किया था। लेकिन वह चांग्यांग जियांगतियान पूरी तरह से अपमानजनक और अविश्वसनीय रूप से अहंकारी था। इतना ही नहीं, वह बेहद हिंसक भी है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे आपकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसने कहा कि स्वामी। लुओ यून झिझक के कारण चुप हो गया। लुओ जियान ने गुस्से से कहा, बस वहां खड़े होकर हकलाओ मत। चांग्यांग जियांगतियान ने मेरे बारे में क्या कहा? लुओ यून की आंखों में आक्रोश की चमक आ गई और वह आखिरी बार हिचकिचाया। हिम्मत जुटाकर वह चिल्लाया, चांग्यांग जियांगतियान ने कहा था कि गुरु एक पाद के भी लायक नहीं है और उन पर जूता फेंकना भी बेकार होगा। क्या? लुओ जियान का चेहरा उसकी भावनाओं की तरह गुस्से से भर गया। हालांकि तियान युआन महाद्वीप में लुओ कबीला बहुत प्रभावशाली नहीं था। गेसुन साम्राज्य में वे 200 साल पुराने इतिहास वाले सबसे प्रतिष्ठित कबीलों में से एक थे। गेसुन साम्राज्य में उन्हें हराने वाले कबीलों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। जहां तक लुओ कबीले के उत्तराधिकारी की बात है तो ये कहा जा सकता है कि लुओ जियान इतने ऊंचे आदर्शों वाला कुलीन था कि राज्य के राजकुमार और राजकुमारी भी उसके बराबर माने जा सकते थे। उसने सोचा भी नहीं था कि कारगात अकादमी में कोई अनजान नया छात्र इतना अहंकारी होने की हिम्मत करेगा। अपने पूरे जीवन में उसने अपने प्रति इतना अहंकारी व्यक्ति कभी नहीं देखा था। लुओ जियान की निगाहें लुओ यून की ओर ठंडी हो गईं। उसने सच में ऐसा कहा? लुओ जियान के स्वर में गुस्से की मात्रा मुश्किल से छिप रही थी। लुओ जियान की प्रतिक्रिया देखकर लुओ यून मन ही मन खुश हुआ। हालांकि उसने जल्दी से खुद को संभाला और कहा, हाँ मेरे स्वामी, लुओ यून जो कह रहा है वो सच है। मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। ये चांग्यांग जियांगतियान सचमुच बहुत घमंडी है। उसने आपको कभी किसी लायक नहीं समझा और यहाँ तक कि घमंडी बातें कहने की भी हिम्मत की। अगर हम उसे सबक नहीं सिखाते तो मुझे डर है कि स्वामी की बदनामी होगी और अकादमी में उपहास का पात्र बनना पड़ेगा। लुओ यून जितना ज्यादा बोलता गया, लुओ जियान उतना ही ज्यादा गुस्से में आता गया। वह खड़ा होकर गुर्राया, चांग्यांग जियांगतियान कहाँ है? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे उसके पास ले जाओ और अगर वह सचमुच मुझे किसी लायक नहीं समझता तो मैं देखूंगा कि वह कितना ताकतवर है। हाँ बिल्कुल, कृपया मेरे पीछे आइए मेरे स्वामी। लुओ यू कमरे से बाहर निकला और गुस्से में लुओ जियान को अपने साथ कमरे से बाहर पुस्तकालय की ओर ले गया। उसी समय कारगात अकादमी के एक कमरे में माननीय काल एक अन्य 20 वर्षीय युवक को पुस्तकालय की ओर ले गए। जब वे खेल के मैदान से गुजर रहे थे तो कुछ वरिष्ठों ने आश्चर्य से उस समूह को देखा। उनकी बातें सभी दिशाओं से सुनी जा सकती थीं। क्या वह व्यक्ति वहां नहीं घूम रहा है? लॉर्ड चेंग, उसे 1 साल से ज्यादा समय से अकादमी में नहीं देखा गया। आज कौन सी हवा उसे यहाँ खींच लाए? लगभग उसी उम्र का एक सीनियर छात्र आश्चर्य से बोला, मैंने सुना है कि 1 साल पहले लॉर्ड चेंग पहले ही संतत्व के मध्य स्तर तक पहुंच चुके थे, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि अब वे कितने शक्तिशाली हैं। भगवान चेंग निश्चित रूप से कारगात अकादमी के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने 19 वर्ष की आयु में एक संत अस्त्र का संघनन किया था और संत बन गए थे। 20 वर्ष की आयु में वे संतत्व के मध्य स्तरों तक पहुंच गए थे। 1 वर्ष बीत चुका है, इसलिए भगवान चेंग अपनी साधना प्रतिभा से संतत्व के उच्च स्तरों तक पहुंच गए होंगे। निश्चित रूप से लॉर्ड चेंग कारगात अकादमी में साधना में सर्वोच्च प्रतिभावान हैं। प्रधानाध्यापक ने तो पहले ही कह दिया था कि 23 वर्ष की आयु तक लॉर्ड चेंग निश्चित रूप से एक महान संत बन जाएंगे। 23 साल की उम्र में ही महान संत बन जाना लॉर्ड चेंग वाकई अद्भुत है। कारगात अकादमी के कई वरिष्ठ अभी भी संत बल के 10वें स्तर के पद पर हैं। जैसे ही काल धीरे धीरे रास्ते पर चल रहा था, वरिष्ठों ने दोनों को चलते देखा और गपशप करते रहे। लॉर्ड चेंग कारगात अकादमी में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अपने चरित्र के लिए नहीं बल्कि अपनी साधना दर के लिए जो किसी को भी चकित कर देती थी। तियान युआन महाद्वीप में उन्हें स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त एक विलक्षण प्रतिभा माना जा सकता था और कारगात अकादमी में उन्हें सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक माना जा सकता था। इस समय जियान चेन अभी भी अपने हाथों में किताब लिए हुए था, आने वाली मुसीबत से पूरी तरह अनजान। अध्याय 27, आने वाली मुसीबत 1। बचा हुआ छात्र तुरंत दौड़कर गिरे हुए दोनों छात्रों के पास गया। चिंतित होकर उसने उस पीले पड़े युवक से, जिसे जियान चेन ने 2 बार लात मारी थी, पूछा, लुओ यून, क्या तुम ठीक हो? लुओ यून नाम के छात्र ने सिर हिलाया और कमजोर आवाज में बोला, कुछ दिनों की साधना के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। मुड़कर उसने दूसरे घायल छात्र से पूछा और फुसफुसाया, काल, तुम अकादमी के बारे में हमसे ज्यादा जल्दी जानकारी ढूंढ सकते हो। उस बदमाश का नाम पता करो और फिर मास्टर चेंग से उसका पता लगवाओ। अपने मित्र की बात सुनकर काल ने जवाब देने से पहले एक क्षण सोचा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है कि मैं पहले से ही जानता हूं कि वह कौन है। अन्य 2 छात्रों के चेहरे खिल उठे जब लुओ यून ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, काल, वह कौन है? इस साल की वार्षिक फ्रेशमैन प्रतियोगिता में एक असाधारण रूप से शक्तिशाली प्रतियोगी था, वही जिसने सेंट का दी यून को हराया था, जबकि वह 8वीं सेंट फोसलेयर प्रैक्टिशनर था। मुझे लगता है कि यही वह व्यक्ति है। ये कहते हुए काल का चेहरा काला पड़ गया। जैसे ही दोनों छात्रों ने काल की बात सुनी, उनके चेहरे तुरंत बदल गए। एक दूसरे की ओर देखते हुए लुओ यून ने कहा, क्या वह सचमुच वही चांग्यांग जियांगतियान हो सकता है? काल ने सिर हिलाया, ये बहुत संभव है। नए खिलाड़ियों के इस नए समूह में केवल चांग्यांग जियांगतियान ही मुझे हरा सकता है। अगर वह सचमुच चांग्यांग जियांगतियान है तो अगर वह सचमुच उस संत का दी यून को हरा सकता है तो हमें किसी भी स्तर पर उसका विरोधी नहीं माना जा सकता। भले ही उसने अपने संत अस्त्र का इस्तेमाल न किया हो, फिर भी यह चांग्यांग जियांगतियान की ताकत का पर्याप्त प्रमाण है। अगर वो सच में चांग्यांग जियांगतियान भी है तो भी उसने मेरा रास्ता काटने की हिम्मत की। मैं उसे इस अकादमी में चैन से नहीं रहने दूंगा, जियान चेन द्वारा हमला किए गए पहले व्यक्ति ने कहा। लुओ यून का सफेद चेहरा खिल उठा और वह गुर्राया, वाह,
हमारे लुओ कबीले के युवा स्वामी हाल ही में चांग्यांग शियांग तियान के बारे में इधर उधर खोज रहे थे। अगर उन्हें ये पता चलेगा तो युवा स्वामी बहुत खुश होंगे। अफसोस की बात है कि पिछले कुछ दिनों से हमें पता ही नहीं चला कि वह कहाँ हैं। उन्हें ढूंढने के बाद किसे पता था कि वह संयोग से अभी अभी यहाँ आ जाएंगे। लू ह्युन, तुम अपने लुओ कबीले के युवा स्वामी चेन फैंग को ढूंढो और मैं मास्टर चेंग को बुलाऊंगा। मुझे शक है कि चांग्यांग जियांग तियान मास्टर चेंग का मुकाबला कर पाएगा। काल गुर्राया, ठीक है, हम सब वही करेंगे जो हमें करना है, लेकिन मेरा सुझाव है कि हम एक व्यक्ति को पीछे छोड़ दें जो चांग्यांग जियांग तियान पर नजर रखना जारी रखे। चूंकि अकादमी इतनी बड़ी है, अगर चांग्यांग जियांग तियान छिपने का फैसला करता है तो हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। लुओ यून ने प्रस्ताव रखा। काल ने अपने पीछे खड़े दोस्त की ओर मुड़ने से पहले अपना सिर हिलाया। चेन फैंग, तुम यहीं रहो और उसका निरीक्षण करो, मैं मास्टर चेंग को ढूंढने जाऊंगा। कोई बात नहीं, चेन फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के वादा किया। कार्यों को विभाजित करने के बाद चेन फैंग जियान चेन का पीछा करने के लिए चला गया, जबकि दो अन्य छात्रों ने अभी भी बेहोश छात्र को उठाया और अपना काम करने के लिए चले गए। डॉट 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 पुस्तकालय में जियान चेन दो पुस्तकों के साथ पास की मेज पर बैठ गया और उत्सुकता से पढ़ने लगा। चूंकि अभी दिन काफी जल्दी था, लाइब्रेरी बिल्कुल खाली और शांत थी। जियान चेन के अलावा पास में सिर्फ एक अधेड़ उम्र की महिला चौकीदार ही इधर उधर घूम रही थी। वह महिला लगभग 40 वर्ष की थी और दिखने में औसत थी। चूंकि उसमें साधना की कोई प्रतिभा नहीं थी, वह केवल छठी संत शक्ति स्तर पर थी, हालांकि वह पहले से ही 40 वर्ष की थी। कारगत अकादमी का सबसे कमजोर छात्र भी उससे ज्यादा शक्तिशाली था। महिला ने अपना सिर ऊपर उठाकर पढ़ाई कर रहे जियान चेन को देखा, और हालांकि वह उसका नाम नहीं जानती थी, जियान चेन ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। पिछले 3 दिनों को छोड़कर जियान चेन हमेशा लाइब्रेरी में सबसे पहले आने वाला छात्र होता था और हमेशा पूरा दिन पढ़ाई करता रहता था। कुछ दिन तो ऐसे भी होते थे जब वह पढ़ाई जारी रखने के लिए दोपहर का खाना भी नहीं खाता था। वह चौकीदार महिला कई सालों से अकादमी में काम कर रही थी, लेकिन जियान चेन पहला ऐसा छात्र था जिसे उसने इतना मेहनती देखा था। कितना मेहनती बच्चा है, उसने अपने काम पर जाते हुए खुद से कहा था। एक बड़े से कमरे में लगभग 20 साल का एक युवक आंखें बंद किए कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसका शरीर अजीबोगरीब ढंग से मुड़ा हुआ था और वह किसी लट्ठे की तरह बिना एक इंच भी हिले डुले वहीं खड़ा था। डोंग डोंग डोंग, तभी दूसरी तरफ से एक धीमी दस्तक सुनाई दी। उसी समय आंखें बंद किए उस युवक ने धीरे धीरे आंखें खोली और अपनी अजीब मुद्रा बनाए रखते हुए दरवाजे की ओर घूरते हुए पुकारा, कौन है? महाराज, यह मैं हूँ, लुओ यून। बाहर से आवाज आए, प्रवेश करो, उसने कहा। दरवाजा खुला, जिससे 20 वर्षीय युवक उन 4 छात्रों में से एक को देख सका जिसे जियान चेन लुओ यून ने पीटा था। लुओ यून ने बिना पलक झपकाए उस अजीब मुद्रा में बैठे युवक को देखा, मानो यह कोई अजीब घटना न हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह अजीब मुद्रा असल में लुओ कुल की साधना पद्धति थी। तियान युआन महाद्वीप में बहुत ज्यादा प्रशिक्षण नियमावलियां दर्ज नहीं थीं। उनमें से कुछ में साधना ध्यान की जानकारी थी और उससे भी कम लोगों ने साधना के लिए कोई नई मुद्रा सीखी थी। लुओ कुल निश्चित रूप से दूसरा था और अपनी साधना को अधिकतम करने के लिए वे अपने शरीर को अपनी विशिष्ट मुद्रा में रखते थे। लुओ यून दूसरे युवक के पास गया और सम्मानपूर्वक झुककर बोला, गुरु, पिछले कुछ दिनों से आप चांग्यांग शियांग तियान का पता ढूंढ रहे थे, मैं अभी हाल ही में उसे ढूंढकर उससे मिला हूँ। हालांकि लुओ यून का अपने कुल में बहुत रुतबा था, फिर भी इस युवक के सामने वह भी घमंडी होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह युवक लुओ जियान था, लुओ कुल के कुलगुरु का पहला पुत्र। कुलगुरु के स्नेह के साथ उसे लुओ कुल का भावी उत्तराधिकारी माना जाता था, इसलिए लुओ यून उससे कृपादृष्टि प्राप्त करना चाहता था। तुम्हें चांग्यांग जियांग तियान मिल गया। ये सुनते ही लुओ जियान की आंखें चमक उठीं। लुओ यू का पीला चेहरा देखकर उसकी नज़र उसकी कमीज पर पड़ी और उसकी छाती पर एक निशान दिखाई दिया। घमंडी आवाज में लुओ जियान ने कहा, तुम्हें इतनी दयनीय हालत में देखकर लगता है कि इस चांग्यांग जियांग तियान ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। लुओ यून का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, स्वामी जो कह रहे हैं वो सही है। मैंने अभी हाल ही में चांग्यांग जियांग तियान को देखा था और विनम्रता से उससे अपने स्वामी से मिलने आने का अनुरोध किया था, लेकिन वह चांग्यांग जियांग तियान पूरी तरह से अपमानजनक और अविश्वसनीय रूप से अहंकारी था। इतना ही नहीं, वह बेहद हिंसक भी है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे आपकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसने कहा कि स्वामी। लुओ यून झिझक के कारण चुप हो गया। लुओ जियान ने गुस्से से कहा, बस वहां खड़े होकर हकलाओ मत। चांग्यांग जियांग तियान ने मेरे बारे में क्या कहा? लुओ यून की आंखों में आक्रोश की चमक आ गई और वह आखिरी बार हिचकिचाया। हिम्मत जुटाकर वह चिल्लाया, चांग्यांग जियांग तियान ने कहा था कि गुरु एक पाद के भी लायक नहीं है और उन पर जूता फेंकना भी बेकार होगा। क्या? लुओ जियान का चेहरा उसकी भावनाओं की तरह गुस्से से भर गया। हालांकि तियान युआन महाद्वीप में लुओ कबीला बहुत प्रभावशाली नहीं था। गेसुन साम्राज्य में वे 200 साल पुराने इतिहास वाले सबसे प्रतिष्ठित कबीलों में से एक थे। गेसुन साम्राज्य में उन्हें हराने वाले कबीलों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। जहां तक लुओ कबीले के उत्तराधिकारी की बात है तो ये कहा जा सकता है कि लुओ जियान इतने ऊंचे आदर्शों वाला कुलीन था कि राज्य के राजकुमार और राजकुमारी भी उसके बराबर माने जा सकते थे। उसने सोचा भी नहीं था कि कारगात अकादमी में कोई अनजान नया छात्र इतना अहंकारी होने की हिम्मत करेगा। अपने पूरे जीवन में उसने अपने प्रति इतना अहंकारी व्यक्ति कभी नहीं देखा था। लुओ जियान की निगाहें लुओ यून की ओर ठंडी हो गईं। उसने सच में ऐसा कहा? लुओ जियान के स्वर में गुस्से की मात्रा मुश्किल से छिप रही थी। लुओ जियान की प्रतिक्रिया देखकर लुओ यून मन ही मन खुश हुआ। हालांकि उसने जल्दी से खुद को संभाला और कहा, हाँ मेरे स्वामी, लुओ यून जो कह रहा है वो सच है। मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। ये चांग्यांग जियांग तियान सचमुच बहुत घमंडी है। उसने आपको कभी किसी लायक नहीं समझा और यहाँ तक कि घमंडी बातें कहने की भी हिम्मत की।
अगर हम उसे सबक नहीं सिखाते तो मुझे डर है कि स्वामी की बदनामी होगी और अकादमी में उपहास का पात्र बनना पड़ेगा। लुओ यून जितना ज्यादा बोलता गया, लुओ जियान उतना ही ज्यादा गुस्से में आता गया। वह खड़ा होकर गुर्राया, चांगयांग जियांग तियान कहाँ है? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे उसके पास ले जाओ, और अगर वह सचमुच मुझे किसी लायक नहीं समझता तो मैं देखूंगा कि वह कितना ताकतवर है। हाँ बिल्कुल, कृपया मेरे पीछे आइए मेरे स्वामी। लुओ यू कमरे से बाहर निकला और गुस्से में लुओ जियान को अपने साथ कमरे से बाहर पुस्तकालय की ओर ले गया। उसी समय कारगात अकादमी के एक कमरे में माननीय काल एक अन्य 20 वर्षीय युवक को पुस्तकालय की ओर ले गए। जब वे खेल के मैदान से गुजर रहे थे तो कुछ वरिष्ठों ने आश्चर्य से उस समूह को देखा। उनकी बातें सभी दिशाओं से सुनी जा सकती थीं। क्या वह व्यक्ति वहां नहीं घूम रहा है? लॉर्ड चेंग, उसे 1 साल से ज्यादा समय से अकादमी में नहीं देखा गया, आज कौन सी हवा उसे यहाँ खींच लाए? लगभग उसी उम्र का एक सीनियर छात्र आश्चर्य से बोला, मैंने सुना है कि 1 साल पहले लॉर्ड चेंग पहले ही संतत्व के मध्य स्तर तक पहुंच चुके थे, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि अब वे कितने शक्तिशाली हैं। भगवान चेंग निश्चित रूप से कारगात अकादमी के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने 19 वर्ष की आयु में एक संत अस्त्र का संघनन किया था और संत बन गए थे। 20 वर्ष की आयु में वे संतत्व के मध्य स्तरों तक पहुंच गए थे। 1 वर्ष बीत चुका है, इसलिए भगवान चेंग अपनी साधना प्रतिभा से संतत्व के उच्च स्तरों तक पहुंच गए होंगे। निश्चित रूप से लॉर्ड चेंग कारगात अकादमी में साधना में सर्वोच्च प्रतिभावान हैं। प्रधानाध्यापक ने तो पहले ही कह दिया था कि 23 वर्ष की आयु तक लॉर्ड चेंग निश्चित रूप से एक महान संत बन जाएंगे। 23 साल की उम्र में ही महान संत बन जाना लॉर्ड चेंग वाकई अद्भुत है। कारगत अकादमी के कई वरिष्ठ अभी भी संत बल के 10वें स्तर के पद पर हैं। जैसे ही काल धीरे धीरे रास्ते पर चल रहा था, वरिष्ठों ने दोनों को चलते देखा और गपशप करते रहे। लॉर्ड चेंग कारगत अकादमी में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अपने चरित्र के लिए नहीं बल्कि अपनी साधना दर के लिए जो किसी को भी चकित कर देती थी। तियान युआन महाद्वीप में उन्हें स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त एक विलक्षण प्रतिभा माना जा सकता था और कारगत अकादमी में उन्हें सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक माना जा सकता था। इस समय जियान चेन अभी भी अपने हाथों में किताब लिए हुए था, आने वाली मुसीबत से पूरी तरह अनजान। अध्याय 28, आने वाली मुसीबत 2। पल भर में लुओ यून और लुओ जियान लाइब्रेरी के गेट पर पहुंच गए। बड़े गेट से कुछ ही कदम की दूरी पर जियान चेन के पीछे पीछे चलने वाला चेन फेंग एक पेड़ के तने से टेक लगाए खड़ा था। उसकी नजरें लगातार जियान चेन पर टिकी थीं, जो अब भी मजे से पढ़ रहा था और अपने आसपास की चीजों को पूरी तरह भूल चुका था। जब चेन फेंग ने लुओ यून को लुओ जियान के साथ देखा तो वह तुरंत उनके पास दौड़ा। उसने लुओ जियान को प्रणाम किया और मनमोहक चेहरे के साथ कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ स्वामी लुओ जियान से मिलूंगा। आपसे मिलकर मुझे सचमुच बहुत गर्व हुआ है। चेन फेंग बेहद सम्मानीय थे। हालांकि वह भी गेसुन साम्राज्य के एक कुल से थे, लेकिन वह बहुत छोटा था। जब वह बड़े कुलों के बच्चों के साथ जुड़ गए तभी उन्होंने अपने से कमजोर लोगों से धन इकट्ठा करने का साहस किया। इससे लुओ कुल के साथ उनका एक मजबूत रिश्ता बन गया, जिससे उन्हें निश्चित रूप से कई लाभ हुए। अगर वह भाग्यशाली रहे तो लुओ जियान की मदद से उनका अपना कुल ऊंचे पदों पर पहुंच जाएगा। आखिरकार लुओ जियान ही उस कुल का उत्तराधिकारी था। लुओ जियान को गर्व महसूस हुआ जब उसने सम्मानपूर्वक चेन फेंग को देखा और अपने हाथ की एक छोटी सी लहर दी। अब और बकवास मत करो, क्या चांग्यांग जियांग तियान पुस्तकालय में है? हालांकि लुओ जियान में जरा भी विनम्रता नहीं थी, फिर भी चेन फेंग के चेहरे पर सम्मान की झलक जरा भी नहीं दिखी। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, हाँ, चांग्यांग जियांग तियान अभी भी लाइब्रेरी में है। लुओ जियान के चेहरे पर धीरे धीरे एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया, क्योंकि उसे मनचाहा जवाब मिल गया। वाह, अंदर जाओ और उसे मेरे लिए बुलाओ। लाइब्रेरी का एक नियम था कि अंदर लड़ाई झगड़ा करना मना था और लुओ जियान को भी उस नियम का पालन करना पड़ता था। हालांकि उसके परिवार का वहां बहुत प्रभाव था। हाँ बिल्कुल मास्टर लुओ, मैं चांग्यांग जियांग तियान को तुरंत बाहर निकाल दूंगा, चेन फेंग ने पुस्तकालय में प्रवेश करते हुए आज्ञाकारी स्वर में कहा। लाइब्रेरी के अंदर जियान चेन का ध्यान अभी भी अपनी किताब पर था। जब भी वह लाइब्रेरी में होता उसकी सतर्कता सबसे कम होती। ऐसा इसलिए था क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर उसे दूसरों द्वारा परेशानी पैदा करने या सवाल पूछने की चिंता नहीं थी, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत नहीं थी। जियान चेन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी का हाथ उसके कंधे पर आ गया हो। हालांकि वह अभी भी अपनी किताब से अलग होने को तैयार नहीं था, फिर भी उसने मेरे बगल में खड़े युवक की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान थी। उसे याद आया कि यह व्यक्ति उन 4 लोगों में से एक था जिन्होंने उससे जमानत के पैसे ऐंठने की कोशिश की थी। चेन फेंग जियान चेन के आसन विनाश पर खुशी से भरे भाव से उसके पास खड़ा था। एक अजीब स्वर में उसने कहा, चांग्यांग जियांग तियान, मैंने सोचा भी नहीं था कि हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे। तुम हो? जियान चेन ने मुंह बनाया। बिना कोई आपत्ति जताए उसने कहा, अगर तुम अभी भी सुरक्षा राशि की तलाश में हो तो भाग जाओ। चेन फेंग की आंखें गुस्से से चमक उठी, लेकिन उसने जियान चेन की तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं की। लाइब्रेरी के नियम सख्त थे और उसे यकीन था कि वह जियान चेन का मुकाबला नहीं कर सकता। पब फ्यूचर एड्स। चेन फेंग ने अपनी छाती बाहर निकालकर जियान चेन को बुरी नजर से घूरा और ठंडे स्वर में कहा, चांग्यांग जियांग तियान, हालांकि मैं तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन कारगात अकादमी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम उत्पात मचा सको। अगर तुम में सचमुच हिम्मत है तो मेरे पीछे बाहर आओ, वरना जिंदगी भर इसी लाइब्रेरी में रहने के लिए तैयार रहो। ये शब्द कहने के बाद चेन फेंग सीधे लाइब्रेरी से बाहर चला गया। हालांकि उसके कहे शब्दों ने लाइब्रेरी के सभी छात्रों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। तुरंत ही कई लोग ईर्ष्या, सम्मान और जलन के जटिल भावों के साथ जियान चेन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने लगे। जियान चेन ने धीरे से किताब बंद कर दी, एक उदास भाव के साथ। चेन फेंग के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि उसे मदद के लिए अतिरिक्त सैनिक मिल गए हैं।
जियान चेन की आंखें चमक उठी जब उसने किताब वापस बुकशेल्फ पर रखी और फिर गहरे विचारों में डूबा हुआ पुस्तकालय के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। हालांकि उसे पता था कि लोग बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं, अगर वह बाहर नहीं जाता तो लोग सोचेंगे कि वह उनसे डरता है। अगर जियान चेन पुस्तकालय में शांति से किताबें पढ़ना जारी रखना चाहता है तो उसे अपनी ताकत दिखानी होगी और दूसरों में डर पैदा करना होगा, वरना और भी लोग आकर उससे परेशान होंगे। ऐसे में पुस्तकालय आने का कोई मतलब नहीं होगा। हालांकि वह जानता था कि बाहर के लोग कमज़ोर तो नहीं थे, पर हो सकता है कि वे कभी उनके ही स्तर के विशेषज्ञ हों। फिर भी जियान चेन में डर का जरा भी भाव नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि अगर उसका सामना अपने मौजूदा स्तर के किसी संत से होगा तो भले ही वह जीत ना पाए पर आसानी से हारेगा नहीं। आखिरकार चाहे युद्ध का अनुभव हो या तकनीक, जियान चेन अकादमी में किसी से भी कहीं आगे था। इसके अलावा वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अनगिनत जीवन मरण की परिस्थितियों का अनुभव किया था। जैसे ही जियान चेन लाइब्रेरी से बाहर निकला, उसने ऊपर देखा तो 3 युवक दरवाजे के बाहर खड़े थे। वे एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं दिख रहे थे क्योंकि सभी ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उनमें से 2 लोग उस जबरन वसूली करने वाले गिरोह के सदस्य थे जिनसे जियान चेन पहले मिल चुका था, और तीसरा जियान चेन को घमंड से देख रहा था। जाहिर था कि वह बाकी 2 लोगों द्वारा बुलाया गया एक मददगार था। जियान चेन को लाइब्रेरी से बाहर निकलते देख लुओ यून बुरी तरह हंसने लगा। उसने अपने बगल में खड़े लुओ जियान से फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, ये चांग्याम जियांग तियान है। लुओ जियान की अभिमानी आंखों ने तिरस्कार की अभिव्यक्ति के साथ जियान चेन को देखा और उसने ठंडे स्वर में कहा, बच्चा, क्या तुम चांग्याम जियांग तियान हो? जियान चेन ने लुओ जियान को एक सीधी नज़र से देखा। लुओ जियान लगभग 22-23 साल का लग रहा था और दिखने में भी बेहद खूबसूरत था। हालांकि उसके हाव भाव से उसका अहंकार बिल्कुल भी नहीं छिपा था। और आप कौन हैं? जियान चेन ने उदासीनता से लुओ जियान को उत्तर दिया। उसका स्वर बर्फ जैसा ठंडा था। लुओ यून, जो लुओ जियान के बगल में खड़ा था, चिल्लाया, चांग्याम जियांग तियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम किस हैसियत के हो कि मेरे कुल के स्वामी से इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम इस अकादमी से बाहर निकलना चाहते हो? चांग्याम जियांग तियान, जल्दी करो और मेरे स्वामी से माफ़ी मांगो, वरना मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा दिन कारगात अकादमी में रह पाओगे। चेन फेंग ने लुओ जियान की चापलूसी करने का मौका नहीं छोड़ा और जियान चेन पर गुस्से से चिल्लाया। इन दोनों की बातें सुनकर लुओ कबीले के स्वामी लुओ जियान और भी घमंडी हो गए और उनका चेहरा आत्मगौरव से भर गया। जियान चेन के अपरिवर्तित चेहरे पर धीरे धीरे व्यंग्य की झलक दिखाई दी और उसने तीनों लोगों को तिरस्कार से देखा और कहा, क्या तुम अपनी बातों के आधार पर यह कह रहे हो कि कारगत अकादमी के प्रधानाध्यापक तुम तीनों की बात सुनेंगे? या शायद तुम ये कह रहे हो कि कारगत अकादमी तुम्हारे कबीले की है, जिसे तुम छोड़ना चाहते हो, उसे छोड़ना ही होगा? तुम तीनों वाकई बहुत दुस्साहसी हो। प्रधानाध्यापक को नीची नज़र से देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। जियान चेन की बातें सुनकर लुओ यून और चेन फेंग दोनों के चेहरे के भाव अचानक फीके पड़ गए। यहाँ तक कि लुओ जिया, जिसके पास एक विशाल कबीला था, भी अपनी भाव भंगिमाओं को बदसूरत होने से नहीं रोक सका और उसने जियान चेन को तीखी नज़रों से देखा। हालांकि तीनों में से सबसे ज्यादा प्रभाव उसी का था क्योंकि लुओ जियान गेसुन साम्राज्य के शक्तिशाली लुओ कबीले का उत्तराधिकारी था। फिर भी उसने कारगत अकादमी के प्रधानाध्यापक के प्रति कोई अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। अगर जियान चेन की बातें प्रधानाध्यापक के कानों तक पहुंच जाती तो उन्हें कड़ी सजा मिलती। सबसे बुरी स्थिति में उन्हें सीधे निष्कासित भी किया जा सकता था। भले ही लुओ जियान का एक शक्तिशाली परिवार रहा हो, भले ही उसके पिता लुओ कबीले के कुलगुरु रहे हों, भले ही वह लुओ कबीले का उत्तराधिकारी रहा हो, फिर भी वह इस तरह की सजा से पूरी तरह बच नहीं सकता था। उसका लुओ कबीला उसकी खातिर कारगत अकादमी के प्रधानाध्यापक को नाराज करने को बिल्कुल तैयार नहीं होगा। लुओ जियान का चेहरा उदास हो गया और उसने जियान चेन को घूरते हुए कहा, चांग्याम जियांग तियान, तुम सच में बहुत घमंडी हो। मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है कि क्या तुम में इतना घमंडी होने की योग्यता है भी या नहीं। जियान चेन ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए ठंडे स्वर में उत्तर दिया, अपना समय बर्बाद करना बंद करो, बस ये बताओ कि तुम मुझे क्यों ढूंढने आए हो। लुओ जियान के चेहरे पर जानलेवा इरादे से भरी मुस्कान आ गई। मेरे आने की वजह बहुत साधारण है। मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम्हारे जैसा कोई हाल ही में आगे बड़े संत को कैसे हरा देता है, भले ही कभी यून ने संत शस्त्र का इस्तेमाल न किया हो। चांग्याम जियांग तियान, क्या तुम सच में इतने अद्भुत हो? लुओ जियान ने अपने दोनों हाथों की पोरियां चटकाईं और फिर उन्हें भींच लिया। उसकी पोरियों से आने वाली तेज आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी क्योंकि उसके शरीर से जबरदस्त ऊर्जा जियान चेन के शरीर पर निकलने लगी थी। उसी समय लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहे सभी लोगों ने अपनी किताबें बंद कर दीं। सभी लोग उत्साह से बातें करने लगे और जियान चेन के साथ हो रही घटनाओं को मजे से देखने लगे। लुओ जियान द्वारा उत्सर्जित क्यूई से जियान चेन पर कोई असर नहीं पड़ा और वह एक विशाल पर्वत की तरह सीधा खड़ा रहा। लुओ जियान की ताकत जियान चेन को साफ दिखाई दे रही थी और वह कदी यून से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। हालांकि यह इतनी भी मजबूत नहीं थी कि वह डर जाए, बल्कि उसकी लड़ने की भावना बढ़ गई। जैसे ही उन्होंने देखा कि दोनों प्रतिद्वंद्वी लड़ने वाले हैं, पुस्तकालय के सामने खड़े लोग पीछे हटने लगे। उन्हें डर था कि कहीं कोई झटका उन्हें न लग जाए। हम इतनी दिलचस्प लड़ाई कैसे छोड़ सकते थे? दोनों लोग लड़ने ही वाले थे कि अचानक पीछे से एक आवाज़ आए और स्कूल यूनिफॉर्म पहने कुछ युवक पीछे से आए। कुल 5 लोग अभी अभी आए थे। उनमें से एक व्यक्ति उस जबरन वसूली करने वाले समूह का सदस्य था जिससे जियान चेन पहले मिल चुका था। जियान चेन बाकी 4 लोगों को नहीं पहचानता था, लेकिन एक नज़र में ही कोई भी बता सकता था कि वे किसी बड़े कबीले से थे। उनकी भौहों पर एक अलग और दूर का भाव था। हालांकि जियान चेन का ध्यान उस युवक पर गया जो 5 लोगों के समूह में बीच में खड़ा था। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि बाकी 4 लोग उसी के इर्द गिर्द घूम रहे थे।
वह ज्यादा बूढ़ा नहीं लग रहा था, उसके रूप रंग से लग रहा था कि वह लगभग 20 साल का होगा। हाँ, सब लोग देखो, क्या बीच में बैठा व्यक्ति मास्टर चेंग नहीं है, जो पिछले 1 साल से गायब है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह भी आएगा। ये सही है, ये वास्तव में मास्टर चेंग है, हमारी कारगात अकादमी के प्रतिभाशाली। ऐसा कहा जाता है कि 1 साल पहले उनकी शक्ति मध्य संत स्तर तक पहुंच चुकी थी। साधना में उनकी प्रतिभा के कारण मैंने पिछले साल सोचा था कि मास्टर चेंग पहले ही महान संत स्तर तक पहुंच चुके हैं और स्नातक हो चुके हैं। मुझे नहीं लगा था कि वह वास्तव में अभी भी अकादमी परिसर में हैं। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर चेंग की वर्तमान शक्ति क्या है और क्या वह अभी तक महान संत स्तर तक पहुंच चुके हैं या नहीं। मास्टर चेंग के बगल में खड़े 3 लोग शक्तिशाली संत प्रतीत होते हैं, जिन्होंने अपने संत अस्त्रों को पहले ही संघनित कर लिया है। ये सोचना कि जिन कुलीन लोगों को आमतौर पर देखना दुर्लभ होता है, वे सभी यहाँ प्रकट होंगे। वहाँ खड़े छात्रों को देखकर सभी छात्र घबराकर चिल्लाने लगे, जिससे वातावरण में शोर तेजी से बढ़ गया। चेंग मिंगजियांग, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। अगर तुम जरा भी देर से आते तो ये दिलचस्प शो देखने से चूक जाते। भीड़ में उस युवक को देखकर लुओ जियान ने तुरंत अपना रौब जमाना छोड़ दिया और उस युवक का अभिवादन करते हुए हंस पड़ा। फिर उसने पीछे आ रहे बाकी 3 छात्रों की तरफ सिर हिलाया। पब फ्यूचर एड्स, अध्याय 29, टाइटा के साथ एक और मुठभेड़। चेंग मिंगजियांग मुस्कुराने लगा, मैं ऐसा मैच कैसे मिस कर सकता हूँ। उसने जियान चेन को तिरस्कार से घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वह चांग्यांग जियांग तियान है? सही कहा लॉर्ड चेंग, ये निश्चित रूप से वही चांग्यांग जियांग तियान है जिसने हमारे साथियों को चोट पहुंचाई है। लुओ जियान ने काल के पीछे खड़े होकर कहा। चेंग मिंगजियांग ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, चांग्यांग जियांग तियान, तुम निश्चित रूप से बुरे नहीं हो, मेरे साथियों को चोट पहुंचाने के लिए भी। प्रत्येक शब्द के साथ उसकी आवाज़ गहरी होती जा रही थी। जियान चेन का मन पहले ही समझ चुका था कि ये अमीर माँ बाप वाले नासमझ बच्चों का समूह है, इसलिए इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, ये सिर्फ ज़बरदस्ती की बात मानेंगे। इसलिए जियान चेन ने कोई बकवास करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि ठंडे स्वर में कहा, झगड़ा तो क्या हुआ, अगर तुम इससे खुश नहीं हो तो इतनी बकवास करने के बजाय पहले पहल करो। जियान चेन की बातें सुनकर चेंग मिंगजियांग का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। अच्छा, अब ये देखने का समय है कि तुम सचमुच कितने ताकतवर हो। इसके साथ ही उसका शरीर इतनी तेजी से चमकने लगा कि उसकी रोशनी 10 मीटर दूर जियान चेन तक पहुंच गई। आगे बढ़ते हुए उसने जियान चेन की नाक पर मुक्का मारा, एक ऐसे व्यक्ति के सामने जो संत भी नहीं था। उसने अपने संत अस्त्र का इस्तेमाल करने की भी जहमत नहीं उठाई। जियान चेन भी जानता था कि चेंग मिंगजियांग की ताकत का दियुन से कहीं ज्यादा थी, संत शक्ति में भी उसकी अपनी ताकत से बहुत ज्यादा अंतर था। इसलिए जियान चेन उस मुक्के का सामना बिल्कुल नहीं कर सकता था। जैसे ही चेंग मिंगजियांग की मुक्का जियान चेन के सिर से टकराने ही वाली थी, उसका सिर अचानक धुंधला गया और उसने मुक्के को चकमा दे दिया। उसी समय जियान चेन की दोनों मुट्ठियां चेंग मिंगजियांग के आने वाले हाथ को पकड़ने के लिए उठीं। घोड़े की मुद्रा में आकर उसने अपनी पीठ कड़ी की और अपनी दोनों मुट्ठियों से उसके हाथ को खींचा। शुरुआत में जब चेंग मिंगजियांग हमला कर रहा था तो उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र आगे की ओर झुका हुआ था। अब जियान चेन ने उसे और खींचा तो उसने क्षण भर के लिए अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और आगे की ओर गिरने लगा। हालांकि चेंग मिंगजियांग ने तुरंत जवाब दिया। जमीन पर पैर पटकते हुए उसने जियान चेन को और आगे खींचने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा किया, जियान चेन ने अचानक चेंग मिंगजियांग का हाथ छोड़ दिया और तुरंत उसके पेट पर बिजली की गति से कई वार किए। चूंकि चेंग मिंगजियांग का गुरुत्वाकर्षण केंद्र अब पीछे की ओर केंद्रित था, इसलिए जब जियान चेन ने उसे पूरी ताकत से मुक्का मारा तो उसके पैर पीछे की ओर लड़खड़ा गए, मानो वह गिरने से बचने के लिए संघर्ष कर रहा हो। 10 कदम पीछे गिरने के बाद चेंग मिंगजियांग आखिरकार होश में आया, लेकिन उसका चेहरा बहुत पहले ही सुअर के कलेजे के रंग का हो चुका था। एक गहरे और अशुभ भाव के साथ उसने जियान चेन को बुरी नज़र से घूरा। अपने राजसी शरीर के कारण वह अकादमी में सबसे ताकतवर लोगों में से एक माना जाता था, तो उसे इस बात पर गुस्सा क्यों नहीं आता। अगर अकादमी को पता चला कि उसके शरीर पर सचमुच इस तरह से वार किया गया है और उसे चोट पहुंचाई गई है, तो अकादमी में उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी और वह मजाक का पात्र बन जाएगा। इसके परिणामों के बारे में सोचने के बाद उसने जियान चेन को ऐसी निगाह से देखा कि वह उसे मार सकता था, क्योंकि यह उसके लिए घोर अपमान था। अब तक पूरा दर्शक वर्ग बिल्कुल शांत हो चुका था। लुओ जियान का चेहरा भी सुस्त पड़ गया था और वह आश्चर्य से जियान चेन को घूर रहा था। यह उसकी कल्पना से भी परे था और सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि वहां मौजूद बाकी सभी लोगों की भी। चेंग मिंगजियांग साधना में एक प्रतिभाशाली प्रतिभावान था और हाथापाई में तो संत भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। जियान चेन द्वारा उसे इतना नुकसान पहुंचाना और उसकी इतनी बुरी हालत करना बहुत ही आश्चर्यजनक था। जियान चेन को एक बार फिर घूरते हुए चेंग मिंगजियांग के हाथ से चांदी की एक ची निकलने लगी और फिर एक 2 हाथ वाली तलवार बन गई। वह गुर्राया और बोला, चांग्यांग जियांग तियान, आज मैं तुम्हें जरूर अपंग बना दूंगा। ये कहते हुए वह चांदी की तलवार लिए जियान चेन की ओर बढ़ा। रुकना। जैसे ही चेंग मिंगजियांग ने चलना शुरू किया, भीड़ और शोर के बीच एक और गहरी आवाज गूंजी। देखते ही देखते एक हट्टा कट्टा और धूप से झुलसा हुआ युवक धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। जब जियान चेन ने उस हटे कट्टे युवक को आगे आते देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह व्यक्ति भी फ्रेशमैन प्रतियोगिता में भाग लेने वाला था और स्वर्गीय आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति था, टाइता। जिस क्षण लुओ जियान और चेंग मिंगजियांग के लोगों ने टाइता को देखा, उनके चेहरे बदलने लगे और उन पर एक भयानक भय छा गया। लुओ यून टाइता को बिल्कुल नहीं पहचानता था, इसलिए घमंड से चिल्लाते हुए टाइता से पूछा, तुम कौन हो? ये लॉर्ड लुओ और लॉर्ड चेंग का मामला है, इसलिए दखल मत दो वरना पछताओगे। अपना मुंह बंद करो। लुओ यू के बात खत्म करने का इंतजार किए बिना लुओ जियान ने लुओ यू की बात बीच में ही काट दी।
लुओ यू के आश्चर्य भरे भाव पर ध्यान दिए बिना लुओ जियान के चेहरे पर ताइता की ओर एक मुस्कान थी और उसने सलामी के लिए दोनों हाथ जोड़े। तो आखिरकार भाई ताइता ही थे। इसे तो हैरानी हो रही है कि भाई ताइता यहाँ क्या कर रहे हैं। ताइता ने उसे अजीब नज़रों से देखा और फिर धीमी आवाज़ में बोला, तुम कौन हो? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानता। समझ नहीं पा रहा था कि लुओ जियान का चेहरा इतना भद्दा क्यों हो गया था। ताइता सीधे जियान चेन की ओर बढ़ा और अपना हाथ उठाकर जियान चेन के कंधे पर रख दिया। चांगयांग जियांग तियान, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। तुम्हें आखिरी बार देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। वह जोर से बोला। जियान चेन ने भी हल्की हंसी हंसी। ताइता, चलो इस बातचीत को अभी के लिए बंद कर देते हैं और मुझे पहले कुछ परेशानी वाले मामलों का ध्यान रखने देते हैं। जियान चेन की बात सुनकर ताइता का सिर चेंग मिंग जियांग और लुओ जियान के समूह की ओर घूम गया और धीरे से उन्हें घूरते हुए उंगली उठाई। चांगयांग जियांग तियान, क्या ऐसा हो सकता है कि वे आपको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? यह इस तरह कहा जा सकता है। हाँ, जियान चेन ने उदासीनता से कहा और अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने पार कर लिया। ये सुनते ही ताइता ने तुरंत अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं। उसने विरोधी समूह को गुस्से से देखा और जोर से कहा, चांगयांग जियांग तियान मेरा भाई है। जो भी उसे धमकाता है वह मुझे भी धमकाता है। जो भी लड़ना चाहता है सामने आ जाए, भले ही मेरी ताकत उतनी मजबूत न हो। मैं ताइता तुम लोगों से नहीं डरता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। ताइता की बातें सुनकर जियान चेन एक पल के लिए झिझका। उसने उलझन से ताइता को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कब वह ताइता का भाई बन गया। चेंग मिंग जियांग और लुओ जियान के हाव भाव बदल गए। उन्होंने एक दूसरे को गंभीरता से देखा। जाहिर था कि वे ताइता से कुछ हद तक डरे हुए थे। हालांकि ताइता की वास्तविक शक्ति बहुत ज्यादा नहीं थी और वे उसे आसानी से युद्ध में हरा सकते थे। ताइता के पास एक ऐसा प्रबल समर्थक था जिससे भिड़ने से वे दोनों भी डरते थे। यही वजह थी कि उन्होंने कारगत अकादमी में ताइता को छूने की कभी हिम्मत नहीं की थी। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला और काल और लुओ युन लुओ जियान के व्यवहार से पहले ही समझ गए थे कि ताइता की पहचान सामान्य नहीं थी। इसलिए उन्होंने बिना आवाज़ किए समझदारी भरा फैसला किया। उस पल माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। कुछ देर चुपचाप सोचने के बाद लुओ जियान ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। भाई ताइता, यह मेरे और चांगयांग जियांग तियान के बीच का मामला है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे मामलों में दखल नहीं देंगे। लुओ जियान का लहजा बेहद विनम्र था। वह साफ समझ गया था कि भले ही ताइता एक आम आदमी था, लेकिन उसकी मौजूदा हैसियत बेशक उससे कम नहीं थी। यह उससे कुछ ज्यादा ही थी। भले ही वह लुओ वंश का उत्तराधिकारी था, उसकी हैसियत ज्यादा से ज्यादा ताइता के बराबर ही थी। लुओ जियान की बातों ने सभी दर्शकों को चौंका दिया। उनमें से कई वरिष्ठ लोग लुओ जियान और चेंग मिंग जियांग दोनों को पहचानते थे और वे जानते थे कि हालांकि उनकी व्यक्तिगत हैसियत उतनी ऊंची नहीं थी, फिर भी उनके पास महान कुलों का समर्थन था। फिर भी उस समय उन दोनों ने अचानक ताइता के साथ विनम्रता से व्यवहार किया था। इससे पुस्तकालय के दर्शकों को ताइता की पहचान जानने की उत्सुकता हुई। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ताइता का ऐसा कैसा इतिहास रहा होगा कि वह इतना दबंग था और असहनीय रूप से अहंकारी लुओ जियान और चेंग मिंग जियांग को इतना सतर्क और भयभीत बना दिया। दुर्भाग्य से ताइता का इस प्रस्ताव की सराहना करने का कोई इरादा नहीं था। बिना किसी शर्मिंदगी के उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था, चांगयांग जियांग तियान मेरा भाई है। उसकी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं। अगर किसी को कोई शिकायत है तो सभी मुझसे शिकायत करें। लुओ जियान के चेहरे के भाव बदल गए और उसकी आंखों में गंभीरता झलकने लगी। ताइता के मामले में वह उसे ज्यादा नाराज करने की हिम्मत नहीं कर पाया। उस पल चेंग मिंग जियांग ने खर्राटे लिए और ताइता को घूरा। भारी आवाज में उसने कहा, ताइता, क्या तुम सच में इस धंधे में दखल देना चाहते हो? जियान चेन के हाथों सताए जाने के बाद चेंग मिंग जियांग के दिल में जियान चेन के लिए पहले से ही नफरत पैदा हो गई थी। एक नए छात्र के लिए जो अभी तक सेंट लेवल तक भी नहीं पहुंचा था, उसे इतनी मुश्किल स्थिति में डालना निश्चित रूप से उसकी प्रतिभा का अपमान था। अगर उसने अभी इस स्थिति को नहीं सुधारा तो वह भविष्य में अकादमी में अपने समय का आनंद नहीं ले पाएगा। हाँ, मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ, ताइता ने कठोर भाव से चिल्लाकर कहा। हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि चेंग मिंग जियांग कितना शक्तिशाली है, फिर भी ताइता ने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। जियान चेन ने ताइता को खींचते हुए कहा, ताइता, ये मेरे और उसके बीच की बात है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए तारानकन, वरना तुम और भी मुसीबत में फंस जाओगे। ताइता की आंखें गुस्से से चमक उठी और वह अचानक जियान चेन की ओर मुड़ा, भौहें चढ़ाते हुए बोला, चांगयांग जियांग तियान, ये कैसी बातें हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं, ताइता, इन चीज़ों से डरने वाला इंसान हूँ? क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते? ये सुनकर जियान चेन हैरान हुए बिना नहीं रह सका। वह और ताइता कब इतने करीब आ गए? वे तो मुश्किल से एक दूसरे से मिले थे, बस एक बार ही उनकी असली बातचीत हुई थी, वह भी नए छात्रों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान। ताइता, चूंकि तुम इतनी बुरी तरह से कष्ट सहना चाहते हो तो मुझे दोष मत दो। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम हेडमास्टर के प्रशिक्षु हो मैं तुम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मुझे देखने दो कि हेडमास्टर के प्रशिक्षु की क्षमताएं कितनी महान हैं। चेंग मिंग यान की बातें सुनकर जियान चेन अंदर से स्तब्ध रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि ताइता असल में हेडमास्टर का प्रशिक्षु बन गया है। अगर यह खबर पूरी अकादमी में फैल जाती तो बहुत हंगामा मच जाता। इस समय चेंग मिंग यान पहले ही ताइता के सामने आ चुका था और उसने सीधे ताइता की छाती पर अपनी मुक्का मारा। चूंकि ताइता का एक विशेष दर्जा था, चेंग मिंग जियांग ने ताइता को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं की और उसकी मुक्का केवल 5वीं परत की शक्ति का इस्तेमाल करती थी। उसके विचार से भले ही उसने केवल 5वीं परत की शक्ति का इस्तेमाल किया हो, फिर भी यह ऐसा हमला नहीं था जिसका सामना कोई संत कर सके, ताइता जैसे उससे नीचे के किसी व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं। चेंग मिंग जियांग के हमले का सामना करते हुए ताइता ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और उसके चेहरे पर अतुलनीय एकाग्रता झलक रही थी।
वह दहाड़ा, फिर अपने दाहिने हाथ से, जो इस्पात की तरह मजबूत लग रहा था, उसने निडर होकर चेंग मिंगजियांग पर मुक्का मारा और बल का जवाब दिया। अध्याय 30। उपप्रधानाध्यापक बायन पेंग। ताइता और चेंग मिंगजियांग की मुट्ठियां आपस में टकराईं, जिससे जोरदार धमाका हुआ। एक भयंकर शॉकवेव फूटी और दोनों लड़ाकू विमान पीछे की ओर उड़ गए। अपनी मुट्ठी में ताइता की शक्ति महसूस करते हुए चेंग मिंगजियांग का चेहरा थोड़ा लड़खड़ा गया और आश्चर्य से भर गया। हालांकि ताइता की ताकत किसी संत के स्तर की नहीं थी, लेकिन ताइता की मुट्ठी में इतनी ऊर्जा थी कि कोई संत भी उसे छोड़ नहीं सकता था। अगर चेंग मिंगजियांग की ताकत ताइता से इतनी ज्यादा न होती तो उसे उस टकराव में भारी नुकसान उठाना पड़ता। हालांकि वह अपेक्षाकृत सुरक्षित बच निकला था, फिर भी चेंग मिंगजियांग के कंधे में दर्द होने लगा था। अपना दाहिना कंधा थोड़ा सा ऊपर उठाकर चेंग मिंगजियांग ने ताइता को एक नई नज़र से देखा। हेडमास्टर का शिष्य वाकई कमाल का है। तुम्हारी मुट्ठी की ताकत भी उतनी ही भयावह है और मेरी मुट्ठी पर पूरी तरह हावी है। अगर तुम कोई संत होते तो तुम्हारी मुट्ठी मुझे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने पर मजबूर कर देती। ताइता की दिव्य शक्ति इतनी अकल्पनीय थी कि कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि जियान चेन भी आश्चर्य से दंग रह गया। इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के सामने ताइता को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। ताइता खुशी से जोर से हंसा और बोला, फिर से कोशिश करो, मैं तुरंत एहसान चुकाऊंगा। उसने चेंग मिंगजियांग का सामना करते हुए अपनी मुट्ठियां तैयार मुद्रा में घुमाई। ताइता को देखते ही चेंग मिंगजियांग की भौहें तन गईं और वह पीला पड़ चुके लुओ जियान को देखने लगा। मैं ताइता को रोक दूंगा, तुम जाकर चांगयांग जियांग तियान को सबक सिखाओ। बिना रुके वह ताइता पर टूट पड़ा और दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। अकादमी में ताइता के विशेष दर्जे के कारण चेंग मिंगजियांग ने अपने संत अस्त्र का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय उससे लड़ने के लिए अपनी दो मुट्ठियों का इस्तेमाल किया। लेकिन कुछ नज़दीकी मुकाबलों के बाद चेंग मिंगजियांग मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि ताइता की ताकत कितनी बेतुकी है। इतना ही नहीं, ताइतिया का शरीर स्टील जैसा था और उसकी अपार शक्ति, जो उसके संत बल के साथ मेल खाती थी। चेंग मिंगजियांग ताइता से ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद अपने संत अस्त्र का इस्तेमाल किए बिना ताइता को हरा नहीं सकता था। वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन बहुत कम ही कर पा रहा था, जैसे ताइता को पीछे धकेलना। इसके अलावा वह अभी भी लंबे समय तक ताइता से सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सभी छात्रों ने चेंग मिंगजियांग को अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ताइता के खिलाफ लड़ते हुए बड़ी बड़ी आंखों से देखा और उन्हें ये मुकाबला देखने में बहुत मजा आया। हालांकि यहाँ मौजूद कई छात्रों ने ताइता को पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी वे सभी उसे नाम से जानते थे। आखिरकार वह फ्रेशमैन प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर था और इस तरह उसका नाम पूरी अकादमी में फैल गया था। फिर भी कई लोगों को यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी तक संत भी नहीं था, कारगत अकादमी के प्रतिभाशाली चेंग मिंगजियांग से टक्कर ले सकता है। फ्रेशमैन प्रतियोगिता के फ्रेशमैन शासक चांगयांग जियांग तियान संत का दी यून को हराने में कामयाब रहे। इस खबर ने अकादमी को पहले ही हिलाकर रख दिया था और उस समय वे इस बात को स्वीकार करने में पूरी तरह असमर्थ थे कि ताइता, जो अभी तक संत भी नहीं बने थे, सबसे शक्तिशाली संतों में से एक चेंग मिंगजियांग से लड़कर दम ले सकते हैं। चेंग मिंगजियांग ने ताइता के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी, लेकिन लुओ जियान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जियान चेन की ओर दौड़ते हुए लुओ जियान ने अपने संत अस्त्र का इस्तेमाल करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह एक मध्यम श्रेणी का संत था, इसलिए उसके लिए उसे किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल करना बेकार होता जो अभी तक संत भी नहीं बना था। लुओ जियान तेजी से जियान चेन की ओर दौड़ा, इससे पहले कि वह खुद को तैयार भी कर पाता, और अपने दाहिने पैर से उसे लात मारी। लात इतनी तेज थी कि जियान चेन के पेट की ओर जा रही थी कि उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हो रहा था। लात तेज और इतनी तेज थी कि उसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। चूंकि वह जियान चेन था, लुओ जियान खुद को रोक पाने की जरा भी कोशिश नहीं कर पाया। लुओ जियान की किक असाधारण रूप से तेज होने के बावजूद उसने जियान चेन की प्रतिक्रिया और बचाव की गति को कम करके आंका। जैसे ही लुओ जियान जियान चेन को किक मारने वाला था, वह बाल बाल बचकर एक तरफ चला गया और इस तरह लुओ जियान का पैर उसके कपड़ों से बस छू गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि जियान चेन ने बाल बाल किक को चकमा दिया था, जियान चेन के चेहरे पर घबराहट का जरा भी निशान नहीं था, बल्कि बस एक सहजता का भाव था। अपना हमला नाकाम होते देख लुओ जियान की आंखों में एक स्तब्ध भाव उभर आया, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर के भीतर से सियान रंग की पवित्र शक्ति प्रकट हुई। जैसे ही वह प्रकट हुई, रहस्यमयी हवाएं उसके शरीर को घेरने लगीं। लुओ जियान के लात से अचानक तेज हवा का झोंका महसूस करते हुए जियान चेन की आंखों में आश्चर्य के भाव उभर आए। उसने पहले जो किताबें पढ़ी थी, उनके अनुसार इस तरह का हमला हवा के गुण वाले संत का उदाहरण था। एक गुण वाला संत आमतौर पर बिना गुण वाले संत से काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। इतना ही नहीं, बल्कि जिनके पास गुण होता है उनकी ताकत में भी आमतौर पर इजाफा होता है। जिनके पास वायु गुण होता है उनकी गति निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाती है, और उच्च रैंक में बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो गति में वायु गुण वाले संत का मुकाबला कर सकें। लुओ जियान का दाहिना हाथ पूरी तरह से उसमें लिपटा हुआ था, जिससे एक सियान रंग की संत शक्ति निकलने लगी। जियान चेन पर हमला करने के लिए एक और तेज दौड़ के साथ यह मुट्ठी पहले से भी ज्यादा तेज हो गई और एक काल्पनिक छवि भी छोड़ गई। नंगी आंखों से मुट्ठी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसका चेहरा गंभीर होता जा रहा था। जियान चेन ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और एक बार फिर लुओ जियान की मुक्का चकमा दिया। उसका दाहिना पैर तुरंत लुओ जियान की ओर बढ़ा, जो पहले मुक्का मारने से ज्यादा धीमा नहीं था। लुओ जियान की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी जब उसे एहसास हुआ कि जियान चेन की गति उससे कम नहीं थी। तेज किक की वजह से लुओ जियान के पास उसे चकमा देने का समय ही नहीं था। कोई और विकल्प न होने पर हवा से प्रेरित संत बल उसके बाएं हाथ में केंद्रित हो गया और उसने उसे जियान चेन के आने वाले पैर पर जोरदार प्रहार किया। लुओ जियान हवा जिम्मेदार संत मजबूर मुट्ठी जियान चेन के पैर से जमकर टकराया, जिससे कमजोर जियान चेन को वापस उड़कर भेज दिया गया।
जियान चेन का शरीर बहुत तेजी से पीछे की ओर फेंका गया, लेकिन उसके दोनों पैर जमीन पर घिसट रहे थे, जिससे घर्षण के कारण उसकी गति धीमी हो गई। जमीन पर दो बेहद साफ निशान छोड़ते हुए जियान चेन ने अनुमान लगाया कि उसे 10 मीटर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लुओ जियान ने अपनी उंगलियां चटकाईं और जियान चेन के चेहरे पर दुर्लभ रूप से दिखाई देने वाली गंभीरता को भूलने लगा। उस छोटी सी मुठभेड़ में लुओ जियान को एहसास हुआ कि वह जियान चेन को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं देख सकता। हालांकि उसकी ताकत किसी संत जैसी नहीं थी, लेकिन उसकी लड़ने की क्षमताएं संत जैसी थीं। लुओ जियान की आंखों में एक हल्की सी झिझक के साथ चमक आ गई। आखिरकार वह किसी नतीजे पर पहुंचा। ऐसे में अगर उसे जियान चेन को जल्द से जल्द हराना है तो उसे अपने संत अस्त्र का इस्तेमाल करना होगा। हालांकि इससे सबकी हंसी का पात्र बनने से बचना मुश्किल होगा, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने अपने संत अस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया तो वह इतने कम समय में जियान चेन को नहीं हरा पाएगा। अगर उसके जैसे किसी खिलाड़ी को एक नए खिलाड़ी जो संत नहीं है से निपटने में इतना समय लग गया तो इससे उसकी प्रतिष्ठा पर और भी गहरा असर पड़ेगा। जब उसने सोचा कि कैसे वह एक मध्यम संत स्तर का होते हुए भी एक ऐसे व्यक्ति को नहीं हरा पाया जो अभी तक संत स्तर तक नहीं पहुंचा था, और उसे ऐसा करने के लिए संत शस्त्र का उपयोग भी करना पड़ा, लुओ जियान खुद को झुंझलाए बिना नहीं रह सका। इससे जियान चेन के प्रति उसकी नफरत और भी गहरी हो गई। आज की लड़ाई में विजेता चाहे कोई भी हो, उसकी बहुत बदनामी होगी। दूसरी ओर आज की लड़ाई से जियान चेन की प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की पूरी संभावना है और उसकी प्रतिष्ठा एक बार फिर पूरी कारगात अकादमी में फैल जाएगी। लुओ जियान की आंखें ऐसी ठंडी रोशनी से चमक रही थीं कि कोई भी सिहर उठेगा और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी आंखों में सीधे देख सके। उसकी हथेली के साथ एक शक्तिशाली सियान रंग की पवित्र शक्ति उन्मत्त रूप से आगे बढ़ने लगी, धीरे धीरे एक सियान रंग की महान तलवार में बदल गई। ये लगभग 5 फीट लंबी और 3 इंच चौड़ी थी और पूरी तलवार सियान रंग की रोशनी की एक मोटी परत से ढकी हुई थी। उस तीखे ब्लेड से सूर्य के प्रकाश के परावर्तन से चकाचौंध कर देने वाली प्रकाश किरणें निकल रही थीं और इसे देखते ही लोग डर के मारे कांप उठते थे। जियान चेन ने महसूस किया कि लुओ जियान के हाथ में मौजूद सियान रंग की तलवार एक शक्तिशाली संत शक्ति उत्सर्जित कर रही थी और उसका चेहरा धीरे धीरे और गंभीर होता गया। संत अस्त्र का प्रयोग करने से लुओ जियान की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी, पहले से कहीं ज्यादा। अगर लुओ जियान अपने संत अस्त्र का प्रयोग न करता तो जियान चेन अभी भी लड़ाई का सामना कर सकता था, हालांकि थोड़ी मुश्किल के साथ। हालांकि एक बार संत अस्त्र निकाल लेने के बाद जियान चेन केवल सावधानी से ही चुनौती स्वीकार कर सकता था। अनगिनत जीवन मरण के युद्धों से प्राप्त अपने पिछले विश्व के अनुभव के आधार पर शायद वह हमले को रोक पाता। हालांकि जीतना बेहद मुश्किल होता। हाथ में अपना संत शस्त्र लिए लुओ जियान का रौब अचानक और भी गहरा हो गया। उसकी आंखें जियान चेन पर गहरी नजरों से घूर रही थीं और उसने कहा, चांग्याम जियान तियान, आज मैं तुम्हें जरूर निपटा दूंगा। लुओ जियान ने अपनी नीली तलवार हवा में ऊंची उठाई और उसकी नीली चमक तेजी से बढ़ गई, क्योंकि उसकी मजबूत संत शक्ति ने पुस्तकालय के अंदर से लड़ाई देख रहे कुछ छात्रों को भी झकझोर दिया। लुओ जियान दहाड़ा और उसने तेजी से अपने सिर के ऊपर से सियान रंग की बड़ी तलवार नीचे गिरा दी, जिससे उसके पीछे एक शानदार सियान रंग का प्रक्षेप पथ बन गया। बस एक ही चीज दिखाई दे रही थी, वह थी हल्की तेज सियान रंग की तलवार क्यू जो सीधे जियान चेन की ओर बढ़ रही थी। यह महसूस करते हुए कि तलवार क्यू अत्यंत शक्तिशाली है, जियान चेन के चेहरे पर तुरंत अतुलनीय एकाग्रता दिखाई दी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका वह निश्चित रूप से सामना कर सके। सियान तलवार क्यू इतनी तेज थी कि जियान चेन को अपने कार्यों पर विचार करने का समय ही नहीं मिला। उसने अपनी सारी शक्ति अपने पैरों में इकट्ठा कर ली ताकि वह पूरी ताकत से चकमा देने की तैयारी कर सके। अचानक एक सफेद आकृति बिजली की गति से निकली, सियान तलवार क्यू से भी तेज, और जियान चेन के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। जब सियान तलवार क्यू ने सफेद आकृति की ओर प्रहार किया तो वह अप्रत्याशित रूप से बिना किसी निशान के चुपचाप गायब हो गई। एक भी चिंगारी दिखाई नहीं दी। पास आया एक सफेद व्यक्ति लगभग 40 साल का अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने सफेद चांदपाव पहना हुआ था और उसका विद्वान चेहरा बेहद गंभीर था। उसकी असामान्य आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। जब लुओ जियान ने उस सफेद वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के आदमी को देखा तो उसके हाव भाव एकदम बदल गए और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी नीली तलवार को पल भर में गायब कर दिया और तुरंत झुककर उस आदमी का आदरपूर्वक अभिवादन किया, उप प्रधानाध्यापक। इन दो शब्दों ने लुओ जियान की आवाज में छिपे डर के निशान उजागर कर दिए। लुओ जियान को इस अधेड़ उम्र के पुरुष को इस तरह संबोधित करते हुए सुनकर जियान चेन रुक गया। उसकी नज़र कुछ देर तक उस पुरुष की पीठ पर टिकी रही, जैसे उसके दिल को उस आदमी की पहचान का एहसास हुआ हो। उसे राहत मिली कि यह वही व्यक्ति था जो प्रधानाध्यापक के बाद दूसरे नंबर पर था, कारगात अकादमी का एकमात्र उप प्रधानाचार्य बायन। आगाज की कहानी सुनाने के वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।